हाय यो हेलो हाय सो इस वीडियो में बात करने वाले ES6 लर्न व्हाट मैटर्स व्हाई बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ रश गोइंग ऑन द इंटरनेट ठीक है जो भी है इंग्लिश जितनी आती उतनी बोल देंगे साहब इसी वीडियो में पूरी। तो हो ये रहा है कि इंटरनेट पे खूब सारा ES6 के बारे में बोला जाता है। मेरे को भी बोलते हैं लोग कमेंट में, भैया ये वैर यूज़ मत करो, चलेगा जमाने लेट में यूज़ किया करो। सुनो बात ऐसी है कि मैं वैर इसलिए यूज़ करता हूँ बिकॉज अभी भी बहुत सारे लोग वैर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। वैर लोगों को ज़्यादा नेचुरली सुनने में सही लगता है, तो दैट्स वाई आई यूज़ वैर। बट अगेन उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं जितनी ज़्यादा तुम सोच रहे हो, एंड आई एम वेरी प्रोफिशिएंट विथ जावास्क्रिप्ट, सो डोंट वरी अबाउट इट। मुझे पता है कहाँ पे वैर है, कहाँ पे लेट है, और कहाँ पे वैर कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा, कहाँ पे लेट दिक्कतें संभाल लेगा। सो इट्स मोर लाइक दैट। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम वो सब कुछ पढ़ेंगे ES6 के बारे में जो हमें जानना चाहिए, जो हमें आना चाहिए, राइट। लर्न व्हाट मैटर्स, नॉट एवरीथिंग बट लर्न व्हाट मैटर्स। व्हाई? बिकॉज जिंदगी, जावास्क्रिप्ट, जावा, पढ़ाई लिखाई, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, यू नो दैट, राइट। तो आपको वो पढ़ना होता है जो ज़्यादा पूछा जाता है, जो ज़्यादा यूज़ होता है, जो आपको इंटरव्यूज़ में पूछा जाएगा, जो आपके ज़्यादा काम आएगा, और जो बची कुछ रेयरेस्ट चीज़ें होती हैं वो तो आप कभी कभार गूगल करके सीख ही लोगे, राइट। इस वीडियो में हम लर्न व्हाट मैटर्स ES6 को जानेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अभी हम कंप्यूटर सिस्टम पे जाएंगे एंड देयर विल सी। बट उससे पहले दो बड़े बिग पॉइंट्स। पहला, मेरी पूरी वीडियो को ईयरफोन लगा के ही देखना, और अगर तुम पहले बार इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं नहीं पता मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो मेरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है पढ़ाने का, पता नहीं मैं कब क्या बोल जाऊँगा, तो शिट हैपन्स। बट उसके अलावा नंबर 2, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई आपकी हर वीडियो की स्टार्टिंग में ये फ़नी वाला पार्ट क्यों होता है। लो, इस वीडियो में नहीं लगाया मैंने, इस वीडियो में मैंने कोई फ़नी पार्ट नहीं लगाया है। और ऐसे करते करते पता क्या होगा कि एक दिन तुम मेरे को ये बोल दोगे भैया आप ये यूट्यूब पे पढ़ाते क्यों, तो फिर मैं कहूँगा कि चलो एक काम करते हैं, पढ़ाना बंद कर देते हैं साहब। तो ऐसे करते करते एक दिन कोई बंदा कमेंट करेगा भैया आप मतलब आप जिंदा क्यों हो, तो फिर अपन करेंगे एक काम करेंगे, वेदांत भाई चूहा मार अपन ढूंढ लें अगर कहीं से, हो सकता है या चूहा मार की कोई लाइन हो सकती है, हाँ तो चूहा मार करवा देना अगर कोई कमेंट आ जाता है वैसा। तो इसलिए मैंने नहीं वीडियो में फनी पार्ट लगाया, बल्कि इसलिए लगाया क्योंकि सारे लोग रक्षाबंधन की वजह से घर जा चुके हैं, ठीक है। बाय द वे, अगर आप ये वीडियो रक्षाबंधन के दिन देख रहे हो, हैप्पी वेरी रक्षाबंधन आप सभी को, और अगर बाद में देख रहे हो तो इग्नोर मार दो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टाइल चेंज नहीं होगा, जैसे पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाता रहूँगा। 5 लोग देखेंगे, ठीक है साहब, कोई बात नहीं। तो जैसे पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगा। अगले वीडियो से वापस कॉमेडी चालू होगी। लेट्स गो टू द सिस्टम एंड लेट्स डू सम ES6 स्टफ। लेट्स गो। यो, वेलकम बैक अगेन। तो आज इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि बात हुई, पढ़ने वाले हैं ES6 के बारे में। इससे पहले हम शुरू करें, दिस इज द लिस्ट जो हम पढ़ेंगे, और अगर तुम्हें लगता है ये तुम्हें आता है, ठीक है, फिर तो वीडियो बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें लगता है उतने अच्छे से नहीं आता, आता सा है पर पता नहीं, हो सकता है कुछ नया मिल जाए, हाँ हो सकता है, क्योंकि मैं काफ़ी डेप्थ में ये चीज़ें पढ़ाऊंगा एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप सीखने में इंटरेस्टेड होगे। लेट्स गो। अच्छा, बाय द वे, ये जो ट्राई कैच है इसमें स्टार इसलिए लगाया है बिकॉज इसके में मेरे पास पढ़ाने को कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, मजा आएगा। जब मैं कह रहा हूँ स्पेशल चीज़ें, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो सच में स्पेशल चीज़ें होंगी। लेट्स गो। सबसे पहले, ये सारे टॉपिक्स ES6 में हैं। सवाल नंबर 1, क्या सिर्फ इतने टॉपिक्स ES6 में? नहीं दोस्त, ES6 काफ़ी बड़ी है, जावास्क्रिप्ट ES6 बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन राइट भैया, तो सिर्फ इतने क्यों? इतना इसलिए क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से ES6 यूज़ करी है, एंड मैं आपको ऑनेस्टली बता सकता हूँ, जो देखो, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, पहले भी बोला, फिर से बोल रहा हूँ, देयर ऑलवेज अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट इन एवरी फील्ड। जिंदगी में सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें, कि आपको सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है रोज़? नहीं, बट वैसे यहाँ भी है। तो बट आपको सारी चीज़ें नहीं सीखनी पड़ती, वैसे ही यहाँ पर ES6 बहुत बड़ी है, जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ी है, लेकिन क्या आपको हर चीज़ की रोज़ ज़रूरत पड़ती है? क्या आपसे सारी चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती है? बिल्कुल नहीं। तो हम उन पर फोकस ज़्यादा करते हैं इस सीरीज़ में, लर्न व्हाट मैटर्स, जो ज़्यादा आप तक पूछी जाएगी, जो आपको पता होनी चाहिए, जिसका यूजुअली आपको काम पड़ेगा। यार मैं कैसे समझाऊं, आई बिलीव तुम समझ गए, राइट। जो ज़्यादा यूज़फुल हैं वो पढ़ रहे हैं हम, जो ऐसी चीज़ें जो हैं बट बहुत रेयरली कभी यूज़ होंगी, अरे यार तो उसके लिए तुम गूगल कर लोगे, कम ऑन, राइट। लेट्स गो। तो ये सारी चीज़ें हैं, फटाफट लेट एंड कॉन्स्ट ये क्या है? दिस इज़ द वे टू मेक वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। हम उस पर बात करेंगे अभी। पहले एक छोटा सा ब्रीफ ले लें जल्दी सबके बारे में, ठीक है। चलो, तो अच्छा, बाय द वे, एक छोटी सी चीज़ और,
अगर तुमने इसके पहले कभी कोई जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, दिस इज नॉट द वीडियो फॉर यू। आप पहले जाके पढ़िए जावास्क्रिप्ट लर्न व्हाट मैटर्स, आप पढ़िए जावास्क्रिप्ट मास्टर द आर्ट, आप पढ़िए जावास्क्रिप्ट द एंड गेम। इसके बाद तुम किंग हो जावास्क्रिप्ट के, अब तुम ये पढ़ सकते हो। लेट्स गो। एरो फंक्शंस क्या हैं? दीज आर द टाइप ऑफ फंक्शंस हम बात करेंगे। इसके 3 वेरिएशंस हैं, ओके। उसके अलावा टेम्पलेट लिटरल्स क्या हैं? ऐसा समझ लो सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स का बड़ा भाई आ गया है, उसका नाम है बैकटिक्स। विल टॉक अबाउट दैट। फिर उसके बाद आएगा डिफॉल्ट पैरामीटर्स। जब आप वैल्यू ना दें फंक्शन पैराम को तो वो डिफॉल्ट वैल्यू ले सके, डिफॉल्ट वैल्यू ले सके, हम बात करेंगे, डोंट वरी, हम बात करेंगे। तुम्हें पता है मैं ऐसे कैसे पढ़ाता हूँ, राइट? हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सब समझ आ जाएगा। रेस्ट एंड स्प्रेड ये क्या है? 3 डॉट्स जो कि अलग अलग वर्क करते हैं, अलग अलग वर्क करते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, वर्क करते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। और हमें घंटा समझ नहीं आ रहा ये क्या है। आएगा, मेरा वादा तुमसे आएगा, बस अभी कुछ लिख रहा हूँ, उन्हें लिख लेने दो। ओके, डिस्ट्रक्चरिंग। सो ऐसा कह सकते हो अरेज एंड ऑब्जेक्ट्स से डेटा बाहर निकालना, कैन से दैट। राइट, अब आते हैं क्लासेस पे। टू मेक ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट। हम समझेंगे, डोंट वरी, कम ऑन, चलो लेट्स गो। और बढ़िया। एंड देन देयर इज मॉड्यूल्स। we're not going to cover this topic, modules. Why? Because to be honest it's not used. आप मॉड्यूल्स कैसे बनाते हो? बहुत रेयरली जब आप रिएक्ट वगैरह में जाओगे तब आपको सिखाया जाएगा। वो भी लाइक दिस एक मिनट का टास्क है। कम ऑन, we're not going to do this right now. In normal JS we don't use it. Now promises, this is important, ठीक है? To take care of async part, ठीक है? Right, async await. To again take care of the async part but more elegantly, मतलब जो promises कर रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से, right? And then there is something called try and catch. So ये exactly क्या है? To take care of the code when it get errors, right? तो ये है भाई साहब। सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है लेट एंड कॉन्स्ट। तो फटाफट हम शुरू करते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट। मेरे पास एक HTML फाइल आप देख सकते हो। ये मैंने HTML5 बॉयलरप्लेट लिख लिया, ये मैंने स्क्रिप्ट को कनेक्ट कर लिया, दैट्स अबाउट इट। स्क्रिप्ट JS मेरी एक ब्लैंक फाइल है और HTML को मैं लोड करूंगा। देयर वी गो, बंद करो, देयर वी गो, बढ़िया। सो एज वी कैन सी देयर इज नथिंग, राइट? सो स्क्रिप्ट JS पे आएंगे, फटाफट रीडमी पे जाएंगे। हमें पहली चीज़ पढ़नी है लेट एंड कॉन्स्ट, तो फटाफट मैं आपको वो पढ़ाता हूँ। सुनो, जावास्क्रिप्ट जो नई वाली जावास्क्रिप्ट है उसमें लेट एंड कॉन्स्ट नाम से 2 तरीके हैं वेरिएबल्स को क्रिएट करने का। ऑब्वियसली पिछला वैर गया नहीं है, बट लेट एंड कॉन्स्ट 2 नए तरीके आए हैं वेरिएबल्स को क्रिएट करने के। सवाल नंबर 1, क्या लेट एंड कॉन्स्ट दोनों ही वेरिएबल्स बनाते हैं? नहीं। सवाल नंबर 2, तब फिर लेट एंड कॉन्स्ट क्या क्या बनाते हैं? लेट वेरिएबल बनाता है, कॉन्स्ट कॉन्स्टेंट बनाता है। और इसके बारे में अगर आपने पहले कभी किसी और चैनल से या फिर यहाँ पे पढ़ा है तो आपको पता होगा। ये जो हमने बना है दिस इज वेरिएबल, आप इसकी वैल्यू बाद में चेंज कर सकते हो, लाइक दिस, राइट? बट अगर आप कॉन्स्ट बनाते हैं तो आप इसकी वैल्यू बाद में चेंज नहीं कर सकते, दैट वुड बी एरर, राइट? सो सवाल ये है, क्या एरर आएगा? बिल्कुल आएगा। असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, एंड दैट्स द एरर ऑन लाइन नंबर 5। वी कैन सी लाइन नंबर 5 पे हमने वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करी, वो भी किसकी? कांस्टेंट की, एंड दैट्स नॉट अलाउड इन जावास्क्रिप्ट, सिंपल एज दैट। अच्छा, ठीक है, नाइस। तो भैया नंबर 1 क्वेश्चन ये है, बस इतना ही है? नहीं, इतना नहीं, अब मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें पढ़ाऊंगा, वो चीज़ें जो बड़ी चीज़ें हैं। लेट्स गो। पहला, लेट एंड कॉन्स्ट दोनों से आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। आप कम ऑन, आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो, बट दोनों डिफरेंटली बिहेव करते हैं, ठीक है? लेट चेंज हो सकता है एंड कॉन्स्ट नहीं हो सकता। पहली चीज हमने पढ़ ली।
लेट को फर्स्ट टाइम वैल्यू देना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। एंड कॉन्स्ट को है, मैं समझाऊंगा। पहले ये देखो, मैंने लेट ए को कोई वैल्यू नहीं दी और कोई एरर नहीं आया। अब देखो कोई एरर नहीं आया, बट अगर मैंने कॉन्स्ट बनाया और ए को कोई वैल्यू नहीं दी, दैट वुड बी द एरर। तो सवाल नंबर 1 ऐसा क्यों है, तो अब वो समझते हैं। हमने बात करी कि लेट की वैल्यू आप बदल सकते हो, राइट। आपने वैल्यू लगाई, आप बाद में से बदल सकते हो, चाहे आप वैल्यू दें या ना दें, आप बाद में वैल्यू सेट कर पाओगे। ये देखो, आप बाद में वैल्यू सेट कर पाओगे, राइट, और कोई एरर नहीं है। लेकिन हमने बात करी कॉन्स्ट की वैल्यू आप बाद में नहीं बदल सकते। सुनना, मेरी बात सुनना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। कॉन्स्ट की वैल्यू इस वक्त आपने दी है, नहीं दी है, क्या बाद में उसकी वैल्यू बदल सकते हो, अपडेट कर सकते हो? नहीं। 1 मिनट, आपने अभी वैल्यू दी नहीं है, बाद में आप वैल्यू दे नहीं सकते, तो फिर आपने वेरिएबल बनाया ही क्यों है, फिर आपने एक कांस्टेंट बनाया ही क्यों, राइट। दैट इज व्हाई जावास्क्रिप्ट इज कंप्लेनिंग कि भाई साहब मिसिंग इनिशियलाइजर। तो सर हमने तो वैल्यू नहीं दी है, ये इनिशियलाइजर क्यों बोल रहा है? सुनो, ये जो तुम वैल्यू देते हो ना, ये पहली वैल्यू ये जो तुम देते हो, इसे हम कहते हैं इनिशियलाइजर, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमने जो ए को वैल्यू दी है वो नहीं दी है, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। कॉन्स्ट को जब तुम बना रहे हो उस वक्त इनिशियलाइजर मतलब पहली वैल्यू तुमने नहीं दी है, दैट्स द एरर। बिल्कुल परफेक्ट है, नाइस, ठीक है, ओके, परफेक्ट। यहां तक समझ आ रहा है? आई बिलीव आ रहा होगा, ठीक है। अब दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, दोनों में। अब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो मैं बताऊंगा ना, ये तुम्हें सिर्फ तब समझ आएगा जब तुमने वो 3 वीडियोस देखे होंगे, लर्न व्हाट मैटर्स, मास्टर द आर्ट, द एंड गेम। सिर्फ तब समझ आएगा अब जो मैं बता रहा हूँ, राइट। दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, और ऐसा समझो, एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये मार्वल की मूवीज जैसा है। अगर तुमने एंड गेम फर्स्ट नहीं देखा तो काफी कुछ समझ नहीं आएगा एंड गेम 2 में क्यों हो रहा है, राइट। बिल्कुल ऐसा ही है, वहां पे 3 वीडियोस हैं, अगर तुमने वो नहीं देखी है तो काफी कुछ समझ नहीं आएगा यहाँ पे आगे जाके भी कैसे क्या होने वाला है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जल्दी जल्दी मत पढ़ो, बहुत समय है तुम्हारे पास, जाओ आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। जिंदगी में कुछ भी जल्दी, अच्छी चीज जल्दी नहीं होती, इट टेक्स हेक लॉट ऑफ टाइम, राइट। लेट्स गो। तो दोनों में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया अभी तक, मैं की पॉइंट्स में लिख रहा हूं। लेट एंड कॉन्स्ट दोनों ES6 से हैं, ये पहला पॉइंट है, मैं ये हटा दे रहा हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे की पॉइंट्स में लिख दे रहा हूं। लेट एंड कॉन्स्ट दोनों डिफरेंट हैं, मतलब लेट मेक्स a variable and const makes, come on const, मैं थोड़ा सा टाइपिंग ठीक कर लूँ, नहीं, const makes a constant, बढ़िया। तो अगर अपन समझे तो ये 2 चीजें हो गई। उसके बाद हमारा जो लेट है, लेट एंड कॉन्स्ट और सिमिलर इन फ्यू थिंग्स, ठीक है। फ्यू थिंग्स में से पहली तो मैंने ऊपर ही लिख दी है, पहली तो ये हो गई, लेट एंड कॉन्स्ट दोनों ES6 से हैं, ठीक है, ये तो पहली चीज है, दोनों ES6 में। दूसरी, लेट एंड कॉन्स्ट दोनों खुद को विंडो ऑब्जेक्ट में ऐड करते हैं। अगर तुम्हें ये नहीं पता विंडो ऑब्जेक्ट क्या है, इसका मतलब तुमने वो वीडियोस नहीं देखी है, ठीक है। फिर उसके बाद लेट एंड कॉन्स्ट, अब मैं यहाँ पे डॉट 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 लिख रहा हूं, ठीक है। दोनों सुनना, दोनों ब्रेसेस स्कोप्ड होते हैं, कहने का मतलब है जो भी आपके नियरेस्ट ब्रेसेस होते हैं, अगर मैंने पहले ऑलरेडी पढ़ा है उन वीडियोस में कि जब आप देखो, जब आप ये बनाते हो ना ऐसे ब्रेसेस और आप इसके अंदर लेट बना देते हो, तो आप इस लेट को सिर्फ इन ब्रेसेस में एक्सेस कर सकते हो, इन ब्रेसेस के बाहर आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर console log a लिखूंगा, दैट वुड बी द एरर, a इज नॉट डिफाइंड। बट अगर मैं वही var से बनाऊं तो वो चलेगा और आपको वैल्यू मिलेगी, राइट। हमने इसको पढ़ा था लेट के बारे में, राइट। तो वैसे ही कॉन्स्ट भी आपका ब्रेसेस स्कोप्ड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कॉन्स्ट बनाया है तो आप ब्रैकेट के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो, ब्रेसेस के अंदर, आप उसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। तो दीज आर फ्यू सिमिलैरिटीज बिटवीन देम। सो अगर हम समझे तो हमने लगभग वो सब कुछ कवर कर लिया जो हमें पता होना चाहिए था अबाउट लेट एंड कॉन्स्ट। It's time we should move forward to the next point. So now what we are going to talk about is arrow functions. So arrow
functions. Let's go. So what exactly arrow functions are and why it's necessary to learn it. तो फटाफट अपन इस पे बात करेंगे. See, like I want कि आप ये पढ़ें. पुरानी JS में तीन प्रकार के फंक्शंस थे. मैं उनको पढ़ाने नहीं वाला. उनको मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ. बट लेट्स गो. पुरानी JS में तीन प्रकार के फंक्शंस थे. ठीक है. देवर बाय द वे ये थे लिखा है. ऐसे हिंदी में लिखते रहा हूँ. हिंदी वाला थे. ठीक है. देवर फंक्शंस स्टेटमेंट. ठीक है. फंक्शन स्टेटमेंट. दूसरा है फंक्शन एक्सप्रेशन. फंक्शन कम ऑन फंक्शन, you know I'm typing function, right? Function expression, nice. And the last one is anonymous function. So अगर हम बात करें तो ये तीन प्रकार के फंक्शंस थे पुरानी JS में. नई जावास्क्रिप्ट में एक प्रकार का फंक्शन है जिसके तीन रूप हैं का मतलब मैं ऐसी शक्ल में, मेरी दाढ़ी हटा दो दूसरी शक्ल, मेरे बाल भी हटा दो तीसरी शक्ल. तो इट्स मोर लाइक दैट. तो हूं मैं ही, बस उसको तीन तरीके से आप बना सकते हो. तो उसका नाम है एरो फंक्शंस. ठीक है. तो तीनों एरो फंक्शंस हैं. तीन नाम क्या है उनके? तो एक है एरो फंक्शन विथ वन. अब बेसिक इट्स जस्ट द एरो फंक्शन. Just basic arrow function, right? Basic arrow function. So that's basic arrow function. And another one, there are two more. Second one is basically arrow function. And this is a variation, right? Arrow function with one parameter. Acha. And then there's the last one. Arrow function with, with implicit return. तो अगर अपन समझें तो देयर आर एरो फंक्शंस के तीन वेरिएशंस हैं. बेसिक एरो फंक्शन, वील सी दैट. एरो फंक्शन विद वन पैरामीटर, अगेन एरो फंक्शन विद इम्प्लिसिट रिटर्न. एग्जैक्टली ये क्या है? तो सुनो मेरी बात सुनो. तुमने वो तीन वीडियोस देखने पड़ेंगे गोलू, तभी तुम्हें ये समझ आने वाला है. ठीक है. लेट्स गो. बेसिक एरो फंक्शन. बेसिक एरो फंक्शन बहुत आसान है, ट्रस्ट मी. बाय द वे इसका पूरा नाम क्या है? बेसिक फैट एरो फंक्शन. इसका एक्चुअल नाम फैट एरो फंक्शन है. मजाक से हटके, मतलब ऐसा मत सोचना कि भैया यार माँ कसम फैट एरो फंक्शन ही नाम है. अच्छा, पहला वर्ड पढ़ो. फैट. फैट मतलब पेट, ये बना दिया हमने पेट. एरो मतलब तीर, ये बना लिया हमने तीर, और ये बन गया फंक्शन. दैट्स अबाउट इट, खत्म. तो दिस इज फैट एरो फंक्शन. वेर फंक्शन. तो हमने ये फंक्शन स्टोर कर लिया काय में? फंक्शन में, राइट. अच्छा ठीक है, बढ़िया. तो हमारा ये फंक्शन काय में स्टोर है एक वेरिएबल में जिसका नाम क्या है? FNC. और हमें यहाँ तक समझ के आ रहा है कि फैट एरो फंक्शन कैसा होता है. दिस इज फैट एरो फंक्शन. अगर मैं तुमसे कभी जीवन में कहूँ ना गोलू कि एक फैट एरो फंक्शन बनाओ, तो ये बना फैट, ये बना एरो, ये बना स्कोप. दैट्स अबाउट इट. दिस इज फैट एरो फंक्शन. अच्छा, आज थोड़ी सी कॉमेडी वगैरह थोड़ी कम कर रहा हूँ बिकॉज मूड वैसा नहीं है. बट जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते, तो इसलिए मैं लेक्चर बना रहा हूँ सो दैट कि मैं आपको पढ़ा सकूँ. एंड जो मैंने वादा किया था, जिसकी वजह से आप यहाँ आए हो, अपने भरोसा दिखाया मेरे पे कि भाई साहब, मैंने कहा था कि आप मुझे सपोर्ट दीजिए, मैं आपको अच्छे से सिखाना चाहता हूँ. आपने मुझे सपोर्ट दिया है, आज मैं यहाँ बैठा हूँ. तो भाई साहब, मैं अपना वादा ज़रूर पूरा करूँगा. देयर आर फ्यू डेज जब आप जस्ट दोज आर द ग्रे डेज यू डोंट वांट टू वर्क एंड एवरीथिंग just doesn't feels like it's coming naturally to you. दिस इज वन ऑफ दोज डेज, राइट. सच बताऊँ तो पिछले 2-3 दिनों से ना मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा. आई कम टू दिस डोजो, आई डू नथिंग, फालतू बैठा रहता हूँ यहाँ पे, एंड देन आई गो बैक. तुम्हारे मन में ये हो सकता है कि यार भैया ऐसा कैसे, मतलब देखो ब्रो, आई एम नो डिफरेंट. सुनो मेरी बात सुनो. मैंने तुमसे क्या बोला? आई जस्ट वांट कि तुम मुझे ऐसा भैया रिस्पेक्ट कर दो. दैट्स इट. आई एम यू. सुनो, आई एम यू. ठीक है. जस्ट दैट, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स की पूरी लाइफ मेरे ऊपर टिकी हुई है एंड आई लव माई मॉम लाइक. तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं उसको, मतलब मेरे पास बहुत कम वर्ड्स हैं. when I see my parents, when I see my home back there,
ठीक है, तो मुझे समझ आता है कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरी फैमिली कितने बुरे हालात में चली जाएगी, एंड दैट्स व्हाई आई वर्क, टू बी ऑनेस्ट. आई लव दिस वेब डेवलपमेंट, आई लव एवरीथिंग, बट स्टिल देयर आर द डेज व्हेन यू जस्ट डोंट वांट टू वर्क, एंड इट्स वन ऑफ दोज डेज. ठीक है, तो आज थोड़ी कॉमेडी वगैरह प्लीज नहीं हो रही है, बट स्टिल यार दीज आर द डेज जब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे को क्रिटिसाइज ना करो एटलीस्ट इसके लिए. यू नो माई नेचर, यू नो मैं कैसा पढ़ाता हूँ, यू नो इट्स वेरी फन, बट आज प्लीज मुझसे थोड़ा सीरियसली पढ़ लो बस. इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है. लेट्स गो, चलो आओ भाई. सो दिस इज फैट एरो फंक्शन. ठीक है, दिस इज फैट एरो फंक्शन, एंड हमें इसे स्टोर करना है. सुनो मेरी बात, ओए सुनो, जल्दी से एक रिवीजन लेते हैं. फैट एरो वेट एरो फंक्शन बन गया, दैट्स इट. फैट एरो फंक्शन, दैट्स इट. अब दिक्कत ये है कि इसका कोई नाम नहीं है. अगर तुमने वो पिछली वीडियोस पढ़े तो पता होगा फंक्शंस क्या होते हैं. इसका कोई नाम नहीं, तो नाम रखने के लिए तुम्हें उसे एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा. अब कंफ्यूजन ये आता है, इसकी शक्ल देख के भैंचो मेरे को बहुत कंफ्यूजन आता है कि वेट क्या, एक मिनट, ये क्या है. तुम इतना कंफ्यूज मत हो. सुनो, ए में तुम 12 रख सकते थे, इसको देखो, क्या तुम ये रख सकते थे? ए में तुम ये रख सकते थे, हाँ. तो ए में हमने फंक्शन रख दिया, क्या दिक्कत है? ये लो. अच्छा, ए में फंक्शन रख दिया, हाँ ठीक है, चलो ओके. तो फिर ए को आप कॉल कर सकते हो. क्यों? क्योंकि ए में फंक्शन है तो आप ए को कॉल कर सकते हो. इसी चीज को तो हम फर्स्ट क्लास फंक्शंस कहते थे, अगर याद हो तो. राइट, मैंने पढ़ाया था इस बारे में. नाइस. ठीक है, सो बेसिक फैट एरो फंक्शन डन, एंड राइट, दिस वाज बेसिक फैट एरो फंक्शन. मैंने यहाँ पे बना के छोड़ दे रहा हूँ, ये बना दिया. ठीक है, दिस इज बेसिक फैट एरो फंक्शन. अब आते हैं फैट एरो फंक्शन विद वन पैरामीटर. इट्स वेरी इजी, वेरी वेरी इजी. लेट्स गो. दिस इज, मान लेते हैं फैट एरो फंक्शन. ठीक है, मान लेते हैं आप उसको सेव कर लिया बी में, जैसा अभी हमारी बात हुई. यार फुल स्क्रीन हो जाओ ब्रो, कम ऑन. ठीक है, थैंक यू. ये अभी हमारी बात हुई है कि फैट एरो फंक्शन ये है, बी इज द वेरिएबल जो कि होल्ड करता है इस फंक्शन को. आपने बी को कॉल किया, आपने इसमें वैल्यूज दे दी. फॉर एग्जाम्पल वैल्यूज नहीं, वैल्यू दे दी 12. तो आपने बी को क्या पास किया है कॉल करते वक्त? 12. तो वो हम रिसीव भी करेंगे इस ब्रैकेट में. हमने किस में रिसीव कर लिया? लेट्स से PARM नाम के एक वेरिएबल में. अच्छा ठीक है, कितनी वैल्यूज दी थी? एक. कौन सी? 12. तो काय में गई? PARM में. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, बस आप इसमें सुनो, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना. ठीक है, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा रहा हूं. ये कॉन्सेप्ट कहता है क्या आप चाहें तो, ये वर्ड सुनो, चाहें तो, नॉट नेसेसरी, इफ यू वांट, चाहें तो आप इसका फैट हटा सकते हो. अब आता है यहां से कंफ्यूजन नंबर 1 कि वेट, फैट हटा सकते हो, चाहे तो मैं लगाऊं, चाहे तो हटाऊं. हाँ, चाहे तो आप लगे रहने दो ऐसे, चाहे तो आप हटा दो, आपकी मर्जी. अच्छा चलो, मैंने हटा दिया, हट गया, तो ये चलेगा, 102% चलेगा. अगर मैंने 12 के बाद 13 भी लिख दिया तो अब आपको यहां पर फैट लगाना पड़ेगा और दूसरा पैरामीटर इसमें लेना पड़ेगा. तो आप ये कहना चाहते हो अगर मैं सिर्फ एक वैल्यू भेजूंगा तो उस केस के लिए मैं ये फैट हटा सकता हूं? जी हाँ, अगर आप एक वैल्यू भेजोगे तो उस केस के लिए आप ये फैट हटा सकते हो. इंटरेस्टिंग. ठीक है, ओके नाइस, ओके ठीक है. तो अगर हम समझे तो दिस इज फैट एरो फंक्शन विद वन पैरामीटर. अब आता है जो फैट एरो फंक्शन विद इम्प्लिसिट रिटर्न. ये क्या है साहब? ये सिर्फ तब समझ आएगा जब आपको रिटर्न कीवर्ड समझ आता होगा, और अगर वो समझ नहीं आता, आई एम नॉट श्योर आप किस वीडियो में है वो, बट इन 3 वीडियोस में से ही है वो ही, लर्न व्हाट मैटर्स, मास्टर द आर्ट, द एंड गेम. इन्हीं तीनों में से किसी एक में रिटर्न पढ़ा है. तो इट्स टाइम वी शुड लेट्स गो एंड फोकस ऑन इम्प्लिसिट रिटर्न. एग्जैक्टली क्या होता है इम्प्लिसिट का मतलब? जब हमने ना बोला हो, जब हमने लिखा ना हो, खुद से ना बोला हो. और इम्प्लिसिट के बाद वर्ड कौन सा लिखा है? रिटर्न. तो इसका मतलब हो गया जब हमने खुद से रिटर्न ना लिखा हो तब भी रिटर्न हो जाए. अच्छा, हमने मतलब रिटर्न वर्ड नहीं लिखा फिर भी रिटर्न हो रहा है? जी हाँ, तो उसे हम इम्प्लिसिट रिटर्न कहते हैं. हाँ, कैसा? देखो, पहले ये 3 वर्ड्स कंप्लीट करो. फैट एरो फंक्शन बना देंगे, फैट एरो फंक्शन बन गया विथ इम्प्लिसिट रिटर्न. अच्छा, पहले तो इसे सेव कर लो एक वेरिएबल में, जी में सेव कर लिया. तो सर ये इम्प्लिसिट रिटर्न कैसे होता है? बहुत आसान है, माँ कसम बहुत आसान है. देखो, इसके स्कोप हटाए, मतलब जो ब्रैकेट थे वो हटाए, और एरो के बाद जो लिख दोगे, एरो के बाद तुम जो भी लिख दोगे वो रिटर्न हो जाएगा. खत्म, बस. अच्छा, ये रिटर्न हो गया. हाँ, चला के बता दे रहा हूं. मैंने जी को यहां कॉल किया तो जो वैल्यू रिटर्न हुई वो यहां आएगी. तो मैं उसे
कंसोल पे प्रिंट करके बताता हूँ आपको। जी में जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंट करके बताता हूँ। जी को कॉल करते वक्त जो वैल्यू आएगी, हम सॉरी, देखो यहाँ क्या प्रिंट हो रहा है 12, क्यों? क्योंकि क्या रिटर्न हुआ था 12। अगर मैं 122 रिटर्न कर दूं तो क्या प्रिंट होगा 122। अब कई लोगों को ये वाला पार्ट कंफ्यूजिंग लगता है, उन्हें लगता है भाई साहब ये क्या हो गया, इसका मतलब उन्हें रिटर्न नहीं आता। क्यों? रिटर्न का कॉन्सेप्ट है जहां भी आप फंक्शन को कॉल करते हो वैल्यू वहीं आती है। तो कॉल कहाँ हुआ? यहाँ, ये हुआ है कॉल, तो ये 122 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा इसकी जगह। तो अगर मैं उसको प्रिंट कर दूं तो जो भी आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट। देख लो आप कंसोल लॉग में मैंने क्या लिखा है, कंसोल लॉग में मैंने क्या लिखा है, जी कॉल, जी कॉल। तो जी कॉल हुआ तो ये चला तो रिटर्न हुआ। क्या रिटर्न हुआ? 122 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो कंसोल लॉग प्रिंट हो जाएगा। सिंपल, राइट? सो दिस वाज फैट एरो फंक्शन विथ इम्प्लिसिट रिटर्न। अच्छा साहब, ठीक है साहब, आपने समझा दिया, हमने मान लिया। अब आते हैं भाई साहब जरा लिटरल्स पे। टेम्पलेट लिटरल साहब, ये क्या है? ये एक बड़ा ही बेहतरीन तरीका है, मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं इसको हम कहते हैं दोस्तों बैकटिक। ठीक है? अच्छा साहब, ये है क्या, मैं समझाता हूं। पहले एक दिक्कत देखें, दिक्कत देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है हे 2 + 2 is 4 and 2 - 2 is 0 and if 2 is 3 + 2 and 6 is 3 - 4 प्रिंट हेलो। मुझे ये पूरी लाइन प्रिंट करनी है, जहां जहां पे कैलकुलेशन है वहां पे कैलकुलेशंस होनी चाहिए। ठीक है? तो अब दिक्कत देखो, दिक्कत। तो मैंने डबल कोट्स ओपन किए, हे, फिर मुझे पुरानी जावास्क्रिप्ट में फिर मुझे स्पेस देना है और फिर 2 + 2 का कैलकुलेशन चाहिए, तो मुझे अब प्लस लगाना पड़ता था, चाहे जावा या कोई भी लैंग्वेज, ये करना पड़ता था। ठीक है? फिर मुझे यहाँ आना है, फिर मुझे लिखना है इज, फिर मुझे लिखना है 4, फिर लिखना है मुझे एंड, फिर मुझे स्पेस देना है, फिर प्लस लगाना है 2 - 2 और फिर प्लस लगाना है इज एंड 0, और इस तरीके से आगे बढ़ना पड़ता था। ठीक है? तो मैं इसको आपको प्रिंट करके बताऊं क्या आ रहा है, देखना। जस्ट अ मिनट। Something is this is getting not a number. Okay, got it. तो this is string जिसमें आपने नंबर को जोड़ा and then फिर से नंबर को जोड़ा, it became it became what? It became not a number. Why? Because जब string को नंबर से जोड़ा it became string, और string को वापस नंबर से जोड़ा तो hey 22 हुआ होगा, I believe. Let's check. देखा, हे 22 हो गया। देन उसके बाद आपने हे 22 को जोड़ा इस 4n से, तो ये वो बना, और जब आपने उसे माइनस किया इट वेंट ऑफ ट्रैक। मैं समझाता हूँ, यहाँ तक सब सही चल रहा है। जब आपने, बाय द वे, जब नहीं पता तो क्या हो रहा है, अगर नहीं पता तो ये एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग से आपने क्या किया, माइनस कर दिया है इसको, एट वेंट ऑफ ट्रैक। तो इस सब का ख्याल रखना पड़ता था, लेकिन अब नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास है बैकटिक्स। ठीक है? अब देखो बैकटिक्स कैसे काम करते हैं। बैकटिक्स क्या होते हैं? एस्केप की के जस्ट नीचे ये लगाया, फिर आपने लिखा हे 2 + 2। अब आपको इसको कैलकुलेट कराना है, इसे कैलकुलेट कराना है। अभी क्या होगा, अगर ऐसा लिख के प्रिंट करोगे तो क्या होगा, देखना, तो फिर वो प्रिंट कर देगा, कैलकुलेट नहीं करेगा। तो आप चाहते हैं कैलकुलेट हो, कर्ली ब्रेसेस और इसके आगे लगा दो $। कैसा मतलब, थोड़ा समझाओ। फॉर एग्जाम्पल 3 × 6 मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसको कर्ली ब्रेसेस में लो, ठीक है, और कर्ली ब्रेस के जस्ट पहले लगा दो $का साइन। अच्छा, फिर बस हो गया, कैलकुलेट हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा, 2 + 2, और फिर मैं इसके बाहर आया, देखो मैं उसके बाहर आ गया हूँ, कर्ली ब्रेसेस के बाहर हूँ, इज 4। अगर मैं इतना प्रिंट करूँ तो ये देखो, राइट, एंड और 2 - 2। अब मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा and I'll put $, in front of it and we'll keep moving forward. आप try कर सकते हो इसे। So this is template literal backtick, right? So I believe हमने ये भी पढ़ लिया है। It's time we should move forward. अब आते हैं default parameters पे। अब ये क्या है?
फॉर एग्जाम्पल आपने एक फंक्शन बनाया, आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। आपने यहाँ पर एक PRM नाम से एक पैरामीटर लिया है और आपने यहाँ पे इसके अंदर कंसोल लॉक किया है PRM को, जो भी वैल्यू आएगी आपने उसे कंसोल लॉक किया है, ठीक है। ABCD आपने बोल दिया 12, तो हमारा 12 का में गया PR में, जो कि प्रिंट हो गया, बढ़िया। और अगर मैं समझूं तो मैंने इसे 122 दे दिया तो वो भी प्रिंट हो जाएगा, बट मैंने एक बार कॉल करके कोई वैल्यू नहीं भेजी। सुनना, पहली बार जब ये चला तो 12 भेजा, वो प्रिंट हो गया। दूसरी बार चला तो 122 भेजा, वो प्रिंट हो गया। तीसरी बार चला तो मैंने कोई वैल्यू नहीं भेजी, तो PRM में कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। तो प्रिंट क्या होगा, सवाल नंबर 1, PRM में प्रिंट, क्योंकि कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। और हमने पढ़ा है जावास्क्रिप्ट में एक ऐसा वेरिएबल जिसको कोई वैल्यू ना दी गई हो, उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है, तो फिर PRM की वैल्यू अनडिफाइंड होगी, सी राइट। बट आप चाहते हो कि उसकी वैल्यू अनडिफाइंड ना हो, अगर कोई वैल्यू दी जाए तो वो वैल्यू, और अगर कोई वैल्यू ना दी जाए इस केस में, तो फिर उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तब फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे उसकी वैल्यू सेट कर सकते हो, PRM इज इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। पैरामीटर में वैल्यू दे देना डिफॉल्ट पैरामीटर कहलाता है। हाँ, समझा नहीं मैं समझाऊंगा ना। देखो, मान लेते हैं आपके 3 पैरामीटर हैं ABC, तीनों को प्रिंट कर रहे हैं A, B and C, ठीक है। ये लो, आपने वैल्यूज भेज रखी हैं 1, 2, 3। आपने यहाँ पर वैल्यूज भेजी रखी हैं 1, 2, 2। आपने यहाँ पर वैल्यू भेज रखी है 1, ठीक है। सुनो, पहले ये जाएगा 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 और 1, 2, 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर जाएगा 1, 2, 2, फिर जाएगा 1, 2, 2, फिर 1, 2, 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर जाएगा 1, 1, 1, 1 का में गया A में, क्या B और C में कोई वैल्यू आई? नहीं आई, तो 1 undefined C, राइट। नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम व्हाट यू कैन डू, पैरामीटर्स के दौरान ही आप उनकी वैल्यू सेट कर सकते हो। अब तुम लोगों के मन में एक बड़ा अजीब सा कंफ्यूजन आ सकता है, वो उस पर बात करते हैं। बट अभी के लिए क्या हुआ, 1, 2, 3 भेजा तो ये 0, 0, 0 नहीं माना जाएगा, 1, 2, 3 माना जाएगा। 1, 2, 2 भेजा तो ये 0, 0, 0 नहीं माना जाएगा, 1, 2, 2 माना जाएगा। 1 भेजा तो ये तो 1 हो गया, पर इनकी कोई क्योंकि वैल्यू नहीं आई है तो इनको 0, 0 माना जाएगा, सी, राइट। इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। पर तुम्हारे मन में भी क्वेश्चन आया होगा, आ भी सकता है किसी के मन में, कि भैया क्या ये 0 देना जरूरी है? नहीं दोस्त, आप इसके वैल्यू 10, 11, 69 वट एवर यू लाइक, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो जो तुम्हारा मन करे। अच्छा, कुल मिला के मतलब हम कोई वैल्यू दे सकते हैं, जी हाँ, तो हम इसको डिफॉल्ट पैरामीटर्स कहते हैं, जी हाँ। टॉपिक कंप्लीट। अब आते हैं अगले पे, रेस्ट एंड स्प्रेड। अब साहब ये क्या है? रेस्ट एंड स्प्रेड इज बेसिकली, चलो आप देख लेते हैं। सुनो, एक अरे है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और हमें इसे कॉपी करना है। अगर हमने ये किया तो ये कॉपी नहीं है, मैंने वीडियोस में बताया है, उन 3 वीडियोस में बताया, ये कॉपी नहीं, ये रेफरेंसिंग कहलाती है। तो कॉपी करने के लिए आप क्या करते हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्प्रेड ऑपरेटर। अच्छा, बाय द वे, यही स्प्रेड है और यही रेस्ट है, और इनके काम अलग अलग है। तो ये स्प्रेड, यही स्प्रेड है, यही रेस्ट है, जी हाँ, और काम अलग अलग है, जी हाँ। कैसे, मैं समझा देता हूँ। जैसे प्लस का साइन मैथमेटिक्स में यूज होता है ऐड करने के लिए, और प्लस का साइन स्ट्रिंग्स में भी यूज होता है कॉन्कैटिनेट करने के लिए, ऐड करने के लिए नहीं। वैसे ही ये दो, यही साइन स्प्रेड में यूज होता है और यही साइन रेस्ट में यूज होता है। इसको हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बात की बात है, कुल मिला के इतना समझो कि जब आप डॉट 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 लगाते हैं, इसका मतलब स्प्रेड है और इसी का मतलब रेस्ट है। डिफाइन कैसे होगा कि कब स्प्रेड और कब रेस्ट, वो हम पढ़ने वाले हैं। लेट्स गो। आपके पास एक अरे है जिसमें आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, राइट। आपको इन्हें कॉपी करना है बी नाम के अरे में। अगर आप ये करेंगे तो दैट्स नॉट अ कॉपी, मैंने बताया था, दिस इज रेफरेंस। अब आप क्या करिए, अरे बनाइए, ठीक है, और यहां पे स्प्रेड कर सकते हैं आप, डॉट 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 ए। जब आप ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा, स्प्रेड का मतलब है, सुनो, स्प्रेड का मतलब है, और वो भी बताऊंगा कि मुझे कैसे पता कि ये स्प्रेड ही है, रेस्ट नहीं है, बात करेंगे हम। स्प्रेड का मतलब है अरे के सारे वैल्यूज को उस जगह, अरे नहीं, एलिमेंट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में भी यूज हो सकता है, एलिमेंट के सारे वैल्यूज को उस जगह पर बिखेर देना, जैसा नाम है स्प्रेड, ठीक है। इसका मतलब ये है, यहां पे डॉट 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 लगा है, ये बिखेर देगा वैल्यूज, वहां पे रख देगा।
किसकी वैल्यू, जो भी इसके बाद लिखा है, क्या लिखा है ए, तो ए के अंदर जितनी वैल्यूज होंगी वो सब कहाँ बिखर जाएंगी, यहाँ। और क्योंकि वो अरे वाले ब्रैकेट से इनक्लोज्ड है तो ए और बी सेम कॉपी हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, राइट। तो सवाल नंबर 1, मुझे कैसे पता कि ये स्प्रेड है और रेस्ट नहीं है, क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं भैया, क्योंकि यही स्प्रेड है यही रेस्ट है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये स्प्रेड था और ये रेस्ट नहीं था। अब सुनो, स्प्रेड यूज होता है कॉपी या फिर उस लोकेशन पे जहां पर ये यूज हुआ है, उस लोकेशन पर किसी और की वैल्यूज बिखेरने के लिए, ठीक है। रेस्ट यूज होता है जब आपको सुनना, जब आपको फंक्शन सिर्फ नहीं कहूंगा, जब आपको बचे हुए वैल्यूज एक वेरिएबल में डालने, मैं समझाऊंगा, अभी अभी समझ नहीं आएगा, अभी समझाऊंगा। देखो देखो, एक फंक्शन बनाया ABCD नाम से, मैंने इसमें पैरामीटर्स एक्सेप्ट किए हैं A, B, C। सुनना, अब यूजर ने 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया, 7 दिया। अब आप ये नहीं अच्छा बाय द वे, आपने कितने यहाँ पे पैरामीटर्स बनाए ABC, आर्गुमेंट्स कितने 7, तो ये वैल्यूज 1 2 3 तो चली गई A, B और C में, बाकी सब इग्नोर हो जाएंगी। जस्ट अ मिनट, बाकी सब इग्नोर हो जाएंगी, तो हम नहीं चाहते कि इग्नोर हो, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इग्नोर हो, तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में ये जो बची हुई वैल्यूज हैं इनको इग्नोर नहीं करवाना है। मान लेते हैं आपको ऐसा टास्क दे दिया कि आपको ये इग्नोर नहीं करानी, तब फिर आप यहाँ पे अगला एक पैरामीटर बनाइए और उसमें लिख दीजिए डॉट डॉट डॉट, और जो मन में आए वो वर्ड या लेटर, मैंने लिख दिया D, तो सारी वैल्यूज काय के अंदर आ जाएंगी बची हुई D में। क्या बची थी 4 5 6 और 7, तो वो काय के अंदर है D के अंदर, मैं चेक करा सकता हूँ, देखो। अच्छा दैट्स एन अरे, यस दैट्स एन अरे, इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये क्या है, ये है रेस्ट ऑपरेटर, पर ये तो सेम ही है, हाँ जी सेम ही है, एक जगह पर वो वैल्यूज जितनी बची हुई है उनको रख रहा है, और एक जगह पे वो वैल्यूज जिसकी भी आप बोल रहे हो उसको बिखेर रहा है। तो मुझे पता है यार थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, लेकिन अब तो मैं एटलीस्ट फर्क तो पता ही है, राइट। तो दिस इज रेस्ट एंड स्प्रेड, इट्स टाइम वी शुड मूव फॉरवर्ड and go towards destructuring. Let's go. For example, there's an array and let's say 1 2 and 3. ठीक है, undefined. राइट, सो मैं आपको जो डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ाना चाहता हूं उसकी कहानी कुछ ऐसी है। देयर एन अरे, ये अरे बना लिया हमने, इसकी वैल्यूज हैं 1 2 and 3। अब बार बार क्या नहीं लिखना चाहते A0, अब बार बार क्या नहीं लिखना चाहते A1, आप ये नहीं लिखना चाहते, तो आप चाहते हो इनके वेरिएबल्स बना ले। तो एक तरीका तो ये है, वेयर आपने कॉपी ले लिया B में A0 का, ठीक है, तो एक तरीका ये है। अब इतना लंबा ना लिखना पड़े तो आप क्या कर सकते हो, जब आपने ये वेरिएबल बनाया इसके बाद आप लिख सकते हो वेयर अरे वाला ब्रैकेट, क्यों क्योंकि आप अरे का कॉपी ले रहे हो, तो इसलिए अरे वाला ब्रैकेट B and C and A। इससे क्या होगा मैं बता रहा हूं, सुनो, इससे क्या होगा, ये अरे वाले ब्रैकेट आपने इसलिए लगाए हैं क्योंकि आप इसको इंडिकेट करना चाहते हो। तो इससे अरे नहीं बन रहा है, इससे अरे नहीं बन रहा है, इससे क्या बन रहा है, इससे दो वेरिएबल्स बन रहे हैं, इससे दो वेरिएबल्स बन रहे हैं, इससे दो वेरिएबल्स बन रहे हैं, किस नाम से, B and C, ठीक है, चलो ठीक है। तो उनकी वैल्यू A अरे होने वाली है नहीं, तो उनकी वैल्यू क्या होने वाली है, उनकी वैल्यू होने वाली है 1 and 2। यार ये क्या बकचोदी, मैं समझा रहा हूँ, सुनो। फॉर एग्जाम्पल आपको इन दोनों का वैल्यू कॉपी करवाना, ठीक है, तो आप क्या करें, वेयर B and C, ये जब आप दो वेरिएबल्स ही लोगे तो वो सिर्फ दो ही वैल्यूज कॉपी करेगा। अच्छा, और उसकी किससे कॉपी करना है ये बताना होता है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे B and C, तो आप देखेंगे B की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू 2 है, जो कि ये दो वैल्यूज हैं। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे D ले लूंगा तो तीनों वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी, जी हाँ, और वो वेरिएबल्स बन जाएंगे B and C and D, B C and D। और जैसे मैं अगर यहाँ पर E ले लूँ तो चेक करो B C D, और सोचो ऐसा वेरिएबल जिसको कोई वैल्यू ना मिली हो,
अनडिफाइंड, राइट। सो अगर हम समझें, दिस इज डिस्ट्रक्चरिंग, राइट। बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है, बट यू गॉट मी, राइट। दिस इज हाउ वी डिस्ट्रक्चर एन अरे। अब बात करते हैं जरा ऑब्जेक्ट्स पे। ओबीजे, दैट्स एन ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी है नेम, नेम हो गया हर्ष, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। एंड आई वांट कि मैं बाय द वे इसमें और भी चीज़ें लेते हैं। एज हो गया 24। अब दिक्कत ये है कि आप बार बार क्या नहीं करना चाहते, obj.name ऐसा नहीं लिखना चाहते आप बार बार। तो आप चाहते हो कि यार मैं ना इसकी वैल्यू ये नेम और ये एज बाहर निकाल लूँ। कैसे होगा? इसमें अरे वाले ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाले ब्रैकेट्स लगे, राइट। आपको जिस भी नाम को बाहर निकालना है उस नाम को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे एज नाम से एक वेरिएबल चाहिए, इक्वल टू ओबीजे। तो ये क्या करेगा, ये एज नाम का एक वेरिएबल बनाएगा और ओबीजे से अंदर उसकी वैल्यू निकाल लेगा। तो अगर आप चेक करोगे तो एज की वैल्यू 24 है। तो अब एक वेरिएबल बन चुका है, इसका नाम एज है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्चरिंग। अच्छा साहब, ठीक है। अब कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है, इसमें थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि भैया जैसे मुझे 1 चाहिए और 3 चाहिए, तो फिर क्या करें? ए कॉमा कॉमा सी इक्वल ए। ए नाम मत रखो, इसका नाम बी रख दो, तो इससे हो जाएगा। आओ चेक करें, बी सी, देखो हो गया। वेट, तो आपने यहाँ पे कॉमा क्यों दिया? इससे ये हुआ कि मैंने बी में 1 आ गया और फिर कोई वैल्यू कोई मैंने यहाँ पे वो नहीं दिया वेरिएबल, तो मैंने सेकेंड पॉइंट को स्किप कर दिया और फिर मैंने सी लिख दिया, तो 3। ओके, गॉट इट, राइट। सो इस तरीके से है। ओके, तो दिस इज डिस्ट्रक्चरिंग अरेज एंड ऑब्जेक्ट्स, राइट। अब आते हैं जरा क्लासेस पे, एग्जैक्टली ये क्या है। सो फटाफट क्लासेस पढ़ते हैं। पहली एक लाइन सुनो, क्लासेस जेएस में तो भाई अब आते जरा प्रोमिसेस पे। प्रोमिसेस के साथ मैंने ना एक बड़ा अच्छा सा एक लाइव स्ट्रीम लिया था। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई की बात नहीं करूंगा मुझे लगता शायद मैं कभी भी उतने अच्छे तरीके से वापस से समझा सकता हूँ जितने अच्छे से मैंने इस लाइव स्ट्रीम में समझा है। तो पहले प्रोमिसेस के लिए आप ये लाइव स्ट्रीम देखो, ऑब्वियसली ऐसा समझ लो कि मैं फिर से ही समझा रहा हूँ। इट्स मोर लाइक दैट। लेट्स गो। तो प्रोमिसेस के साथ कहानी ये है, कुछ कोड ये येलो वाला नहीं, ब्लू वाला चाहिए। कुछ कोड हम लिखेंगे, ये कोड फ्यूचर में कभी चलेगा। अब क्योंकि ये फ्यूचर में कभी चलेगा तो इसके साथ सीन क्या है? इसके साथ सीन ये है कि इसके दो ही रिस्पॉन्स हो सकते हैं। पहला कि ये चल जाएगा, मतलब रिजॉल्व होगा, और या फिर ये कोड नहीं चलेगा। नहीं चलेगा मतलब नहीं चलेगा मतलब एरर आएगा या प्रॉमिस पूरा नहीं हो पाएगा, तो हम उसे कहते हैं रिजेक्ट। ठीक है, तो 2 ही सिचुएशंस होती है, एक है रिजॉल्व और एक है रिजेक्ट। तो कहानी कुछ ऐसी है, और ये प्रॉमिस का खुद का एक छोटा सा वर्ल्ड है। ठीक है, ये प्रॉमिस का एक छोटा सा वर्ल्ड है। अब इसके साथ सिनेरियो ये है कि ओके, समझ आ रहा है तुम लोग को? ठीक है, तो इसके साथ सिनेरियो ये है, ये जब कंप्लीट होगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था क्योंकि ये फ्यूचर में कभी कंप्लीट होगा तो हम इसे सेव कर सकते हैं, तो हमने इसे सेव कर लिया एक वेरिएबल में। अब या तो ये पेंडिंग स्टेट में होगा, या तो रिजॉल्व स्टेट में होगा, या तो रिजेक्ट स्टेट में होगा। अगर ये रिजॉल्व स्टेट में है तो चलेगा देन, और अगर ये रिजेक्ट स्टेट में है तो चलेगा कैच। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं फटाफट। मैंने एक प्रॉमिस किया कि मैं लेट्स से तुम लोगों के लिए कल की क्लास में काजू कतली लेकर आऊँगा। कैसे प्रोमिस कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने प्रॉमिस कर लिया कि कल की क्लास में सबके लिए 1-1 किलो काजू कतली मेरी तरफ से घरों पर भिजवा दूंगा। अब देख रहे हो तुम, प्रॉमिस देख रहे हो, समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो? तो प्रॉमिस एक हो गया साहब, यहाँ पे प्रॉमिस हो गया काजू कतली का। नाइस, ठीक है। अब या तो दो ही इसके बेसिकली 2 ही सीन्स बन सकते हैं। पहला ये है कि ये या तो प्रॉमिस मैं पूरा करूंगा या फिर मैं प्रॉमिस पूरा नहीं करूंगा, समझे? और इसकी छोटा सा वर्ल्ड ये है। अब ये तो कल ही पता चलेगा, आज तो पता नहीं है, तो ये पेंडिंग स्टेट में है। हम इसे सेव कर सकते हैं एक वेरिएबल में, तो उस वक्त ये पेंडिंग स्टेट में। लेकिन कल के दिन अगर मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया तो वो पेंडिंग स्टेट में जो वेरिएबल में सेव किया था ना आपने, वो पेंडिंग स्टेट से हट के रिजॉल्व स्टेट में आ जाएगा। और अगर मैंने प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो वो रिजेक्ट स्टेट में आ जाएगा, पेंडिंग स्टेट से हटकर।
ओके तो इस वेरिएबल में जो भी सेव्ड है वो 3 ही स्टेट्स में हो सकता है, पेंडिंग, रिजॉल्व, रिजेक्ट। ओके तो अगर यहां पर रिजॉल्व स्टेट में आया तो वेरिएबल पे अपन को, फिर अगर रिजॉल्व हो गया तो क्या करना है, तो आप वेरिएबल को बोल सकते हो देन, और अगर रिजेक्ट हो गया तो क्या करना है, तो आप वेरिएबल को बोल सकते हो कैच। अच्छा जी, सो लेट्स गो। तो सबसे पहले अपन को करना जो है दैट इज, सबसे पहले जो करना है दैट इज अपन एक प्रॉमिस बनाने वाले हैं। देखना न्यू प्रॉमिस, ठीक है, न्यू प्रॉमिस। और न्यू प्रॉमिस जो हमने बिल्ड किया है, दिस मैंने ऑलरेडी बताया, इट ऑलवेज एक्सेप्ट अ फंक्शन, ठीक है, प्रॉमिस हमेशा फंक्शन मांगता है। यहाँ पे रिजॉल्व और रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। ओके तो यहाँ पर प्रॉमिस को चाहिए या तो रिजॉल्व चलाओ या तो रिजेक्ट चलाओ, दो में से कोई एक चलाओ, ठीक है। मैंने बोल दिया सेट टाइम आउट। चलो ठीक है, अभी तो ईजी वाला अपन देखते हैं, पहले ईजी वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, अपन ईजी वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि भैया अगर ट्रू कंडीशन आई, जो कि मैंने ट्रू लिख दिया तो ये चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं ना, रिजॉल्व कर देना। अब डायरेक्ट रिजॉल्व नहीं करना, रिटर्न करना है रिजॉल्व, ठीक है। ओके और नहीं तो आप यहाँ पर बोल सकते हो रिटर्न रिजेक्ट, ठीक है, सिंपल। और हमने इसे सेव कर लिया, हमने आंसर सेव कर लिया क्या में, ANS में। तो आंसर या तो पेंडिंग स्टेट में हो सकता है, या तो रिजॉल्व स्टेट में हो सकता है, या तो रिजेक्ट स्टेट में हो सकता है, 3 में से कोई एक। तो यहाँ पे अपने पास ANS में एक प्रॉमिस सेव्ड है जिसकी स्टेट 3 में से कोई एक हो सकती है, जिसमें से कोई 3 में से कोई एक हो सकती है। उसका नाम है रिजॉल्व, रिजेक्टेड या फिर पेंडिंग, ठीक है, कूल। हमें क्योंकि पता है इफ ट्रू चलेगा तो इसके अंदर रिजॉल्व स्टेट होगी आंसर में, ANS में। और हम यहाँ पर लिख सकते हैं ANS में अगर रिजॉल्व स्टेट है तो देन चलेगा, ठीक है, अगर ANS की रिजॉल्व स्टेट है तो देन चलेगा, नहीं तो कैच चलेगा। और देन में भी फंक्शन आता है, ठीक है, और कैच में भी फंक्शन आता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजॉल्व हो गया था, ठीक है, और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रिजॉल्व नहीं हुआ था, रिजेक्ट हुआ था, ऐसा लिख देते हैं, रिजेक्ट हुआ था। नाइस, ओके कूल। तो अगर अपन समझें तो यहां तक अपन ने क्रिएट किया है। लेट्स सी कंसोल पे आंसर क्या आ रहा है, रिजॉल्व हो गया था, आंसर आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूं तब फिर आएगा रिजेक्ट हुआ था। एक प्रॉमिस करने वाले हैं अब हम लोग, फटाफट देखो। तो अपन को एक छोटा सा प्रॉमिस करना है। सवाल कुछ ऐसा है, मैं लाल नहीं हुआ, ठीक है, एक छोटा सा प्रॉमिस करना है, वो ये है कि यूजर विल आस्क फॉर अ नंबर बिटवीन और कह सकते हैं 0 से 9, between 0 से 9, and if the number is below 5, ठीक है, resolve, if not reject, ठीक है, समझे क्या। उसने भी ऐसे ही प्रॉमिस किया था और एरर देकर चली गई। चलो, यूजर विल आस्क फॉर अ नंबर बिटवीन 0 से 9 एंड इफ द नंबर इज बिलो 5 रिजॉल्व, इफ नॉट रिजेक्ट। अस मोमेंट, जी हाँ, अस मोमेंट दोस्तों, सभी लोग चैट पे अस मोमेंट लिख दो एक बार, ठीक है, लेट्स गो। तो सबसे पहले वेयर आंसर बनाओ, न्यू प्रॉमिस मेरे प्यारे भाई, ठीक है। इट ऑलवेज एक्सेप्ट अ फंक्शन, वी नो दैट, इट ऑलवेज एक्सेप्ट अ फंक्शन, ठीक है। सभी लोग चैट में एक बार अस मोमेंट का उच्चारण करें, अस भैया अस, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड देयर इज रिजॉल्व एंड रिजेक्ट ओवर हियर। तो ठीक है, अगर अपन इसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें, एक सेकेंड देना मैं थोड़ा उसको, परफेक्ट। तो अगर अपन इसे समझे अभी तक कोड को, तो अपन एक प्रॉमिस बिल्ड किया है, जस्ट बेसिक प्रॉमिस, इसमें कुछ अभी हमने कोड नहीं लिखा है। तो अब हमें वो कोड लिखना है। कोड क्या है कि भैया अगर आपका नंबर 0 से 9 के बीच में हो तो math.random, पहले math.floor अपन निकाल रहे हैं, math.floor के अंदर math.random। अगर हमने मल्टीप्लाई किया इसको 10 से तो ये हमें 0 से 9 तक का नंबर देगा, ठीक है। तो ये हमें एक नंबर दे रहा है और हमने नंबर को सेव कर लिया n में, ठीक है, कूल। अच्छा, तो अब हमने बोला है कि अगर नंबर n में जो भी नंबर है अगर वो 5 से छोटा है तो फिर रिजॉल्व कर देना, ठीक है। तो हमने रिटर्न कर दिया रिजॉल्व, और नहीं तो हमने रिटर्न कर दिया रिजेक्ट, ठीक है, ओके। सो ये कहानी रही, ठीक है जी, ओके परफेक्ट। अब हमने यहाँ पर आंसर में एक जो भी पेंडिंग स्टेट है या नहीं है जो भी है, तो हमने देन लगाया है और हमने आंसर में ही कैच लगाया है। देन में हमारे पास एक फंक्शन है जो कि बोल रहा है बिलो
ठीक है, बिलो, ठीक। और कैच में हमारे पास वापस से एक फंक्शन है जो कि बोल रहा है अबव, ठीक है जी, ओके नाइस। सो ओके, ठीक है। लोग बोलते हैं हैप्पी होली, लेकिन वो तो किसी और की होली ठीक है भैया, प्रॉमिस के आगे न्यू क्यों लिखा है? ओके, ये प्रॉमिस बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, तो अगर आप उसके आगे न्यू नहीं लिखाओगे तो दैट विल गिव यू एन एरर। प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इन्वोक्ड विदाउट न्यू, इस तरीके से, राइट। तो आपको न्यू लिखना ज़रूरी होता है। कूल। तो यहाँ पर सीन क्या है, सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे एक प्रॉमिस बना जो कि बाय डिफॉल्ट पेंडिंग स्टेट में हो सकता है, ठीक है। और सीन क्या हो रहा है, आपने यहाँ पे जैसे ही फ्लोर एक रैंडम नंबर निकाला, और रैंडम नंबर अगर 5 से छोटा है, भैया डिस्कॉर्ड का क्या सीन है, वहाँ भी है क्या, कम्युनिटी बनने वाली है? डिस्कॉर्ड बना है ना हमारा, डिस्कॉर्ड बना है, बट हमने शेयर नहीं किया अभी तक, शेयर करेंगे बहुत जल्दी। ओके कूल। अगर नंबर 5 से छोटा है तो फिर रिजॉल्व कर दो, नहीं तो रिजेक्ट कर दो, सिंपल एज दैट। तो जो भी नंबर आया है, अगर वो 5 से छोटा होगा, 5 से छोटा होगा तो रिजॉल्व होगा, और रिजॉल्व होगा तो देन चलेगा तो हमें लिखा आएगा बिलो। और अगर वो नंबर 5 से बड़ा होगा तो रिजेक्ट चलेगा, रिजेक्ट चलेगा तो कैच चलेगा, कैच चलेगा तो लिखा आएगा अबव। क्या आपको ये समझ आया दोस्तों? सी, कभी अबव आ रहा है, कभी बिलो आ रहा है, इट्स मोर लाइक दैट। अच्छा ओके, अब ज़रा एक लेवल ऊपर लेके जाते हैं गेम को। अपन का एक ऐसा टास्क है, सबसे पहले लेट्स से घर पर आओ, सबसे पहले घर पर आओ, फिर है गेट खोलो और गेट लगाओ। ये सारे आसिंक्रोनस टास्क हैं, आसिंक्रोनस, और एक के बाद एक ही होने चाहिए। मान लो ये सारे आसिंक्रोनस टास्क हैं और एक के बाद एक होने चाहिए। अपने क्वेश्चंस लिख लो तुम लोग, मैं उन क्वेश्चंस का आंसर करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। गेट खोलो और गेट लगाओ, फिर उसके बाद खाना पकाओ, खाना खाओ, ठीक है। इनकॉग्निटो मोड चलाओ, इनकॉग्निटो मोड चलाओ, और फिर उसके बाद है सो जाओ क्योंकि तुम थक गए हो, इतना भी सच नहीं बोलना था। ओके ठीक है कूल। तो अगर अपन समझे दीज आर दी टास्क जो आसिंक्रोनस टास्क हैं। आसिंक्रोनस का मतलब है कि ये सारे टास्क बिहाइंड द सीन्स होंगे, इनका ऑर्डर उल्टा सीधा हो सकता है, राइट। बट तुम फिर भी चाहते हो पहले पहला वाला हो, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, फिर चौथा वाला, फिर पांचवा वाला, तो इनको ऑर्डर में कैसे रखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रॉमिस बनाओ, न्यू प्रॉमिस, ठीक है। फंक्शन रिस्पॉन्ड रिजेक्ट। आज का सेशन बस इस क्वेश्चन के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन बस बेसिक बातचीत करेंगे आप लोगों से, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, बढ़िया दिल खोल के आज बातचीत करेंगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो बढ़िया क्वेश्चन लिखो तुम लोग, तो मज़ा आएगा भाई साहब, क्योंकि इसके बाद हमें कुछ नहीं पढ़ना है, बातचीत करनी है, ठीक है। वेयर आंसर इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, तो फंक्शन फंक्शन रिजॉल्व रिजेक्ट, ठीक है। अब सीन क्या है, सबसे पहला टास्क क्या है, सबसे पहले घर पर आओ, सबसे पहले क्या करना है, घर पर आओ। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया रिटर्न रिजॉल्व, मान लेते हैं जो भी काम करना था वो कर लिया, फिर उसके बाद मैंने बोल दिया रिटर्न रिजॉल्व में मैंने क्या लिखा, सबसे पहले घर पर आओ। तो इस पूरे प्रॉमिस का आंसर क्या निकलेगा, सबसे पहले घर पर आओ, किस में सेव्ड है, ANS में। अच्छा, ANS डॉट देन, तो रिजॉल्व था, रिजॉल्व हुआ है, देखो रिजॉल्व हुआ है, तो क्योंकि ये प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ है और वो सेव्ड काइम है ANS में, तो ANS का देन वाला पार्ट चलेगा, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। तो ANS का जब देन वाला पार्ट चलेगा मेरे प्यारे भाई, तो उसका डेटा काइम आ जाएगा, डेटा में, तो हम यहाँ पर डेटा बोल सकते हैं, console.log डेटा जो भी आया, और हमें प्रिंट होते हुए देखेगा सबसे पहले घर पर आओ। परफेक्ट। तो ये वाला प्रॉमिस एक और प्रॉमिस बनाएगा, न्यू प्रॉमिस, ठीक है। फंक्शन और रिजॉल्व रिजेक्ट जैसा हमने बातचीत की है, ठीक है। और इसके बाद ये रिटर्न करेगा वो प्रॉमिस। अच्छा, क्या हम ये मानते हैं कि ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है या हमें एक पेंडिंग स्टेट का प्रॉमिस देता है? जी हाँ। तो हम उसे क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है जी, ओके, रिटर्न कर रहे हैं। और रिटर्न क्या कर रहे हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स रिजॉल्व्ड, रिजॉल्व्ड हुआ है क्या बोलकर, गेट खोलो और गेट लगाओ, जो हमारा दूसरा टास्क था, गेट खोलो और गेट लगाओ। अब मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट डायग्राम बना रहा हूं, उसे देखो, इस डायग्राम को देखना, भगना मत, इस डायग्राम को देखो।
भागना मत, इस डायग्राम को देखो। सबसे पहले जो आपका पहला टास्क है, आप उसे पहले प्रॉमिस में लिखते हो, प्रॉमिस नंबर 1 में। इसकी देन स्टेट में, देन मतलब जब रिजॉल्व होगा, के अंदर आप प्रॉमिस 2 को क्रिएट करते हो। क्या तुम लोग को ये समझ आया? कहने का मतलब समझना, प्रॉमिस 1 मैंने तुमसे पहला प्रॉमिस किया, जब ये कंप्लीट होगा उसी वक्त, कंप्लीट होगा का मतलब रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब देन, ठीक है, तो उसी वक्त मैं दूसरा प्रॉमिस क्रिएट कर दूंगा। क्या आपको ये समझ आया? ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं, देखो स्क्रीन देखो। सबसे पहले प्रॉमिस नंबर 1 बनाओ, जो आपका पहला टास्क है, यहां पे लिखा है ना सबसे पहले घर पर आओ, तो हमने ये पहला वाला प्रॉमिस बनाया, ये बनाया, ठीक है। प्रॉमिस 1 की 2 स्टेट होती हैं, एक तो रिजॉल्व हो सकता है और एक तो रिजेक्ट हो सकता है। तो हम मान लेते हैं भी रिजॉल्व हो रहा है, तो जो देन की स्टेट है उसके अंदर प्रॉमिस 2 बनाओ। जब वो प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए, देन की स्टेट हो, तब उसके अंदर एक और प्रॉमिस बनाओ। तो इसके देन के अंदर एक और प्रॉमिस बनाओ, के अंदर एक और प्रॉमिस। तो जब एक कंप्लीट हो जाए टास्क, असिंक्रोनस टास्क, एक असिंक्रोनस टास्क कंप्लीट हो जाए, तो कंप्लीट होने पे देन चलेगा, देन चलते ही साथ दूसरा वहां से रिलीज कर दो, कि देन के अंदर तीसरा रिलीज कर दो। तो इससे क्या होगा, 1 बाई 1, 1 बाई 1, 1 बाई 1 सारे काम होंगे। क्या आपको ये समझ आया? मुझे बताओ जल्दी से दोस्तों। जब नोड पढ़ोगे ना, उसमें जब फॉन्ट लोडर, इमेज लोडर, ये सब लगाने होंगे, कि पहले फॉन्ट लोड हो, फिर इमेज लोड हो, फिर कुछ और वगैरह वगैरह, तो ये सब चीज़ें जब करोगे तो वहाँ पर प्रॉमिसेस का यूज़ होगा। क्या हम लोग मानते हैं कि ये चीज़ एक प्रॉमिस है और प्रॉमिस रिजॉल्व हो चुका है और वो रिजॉल्व स्टेट में आंसर में सेव्ड है? जी हाँ, हम ये मानते हैं। फिर आंसर का जो देन पार्ट है, देन पार्ट तब चलता है जब रिजॉल्व होगा। तो कहने का मतलब, अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए, तुम्हारा पहला असिंक्रोनस टास्क कंप्लीट हो गया, रिजॉल्व हो गया, तब उसके अंदर तुम अपना अगला असिंक्रोनस टास्क शुरू करते हो। तो देन के अंदर तुम अगला असिंक्रोनस टास्क शुरू करोगे, लेकिन उससे पहले जो पिछले वाले का डेटा है वो तो प्रिंट कर दो। तो मैंने उससे पहले उसका डेटा प्रिंट कर दिया, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। तो जो पहले वाले का डेटा था वो मुझे मिल गया, वहां पर आ गया। सबसे पहले घर पर आओ। अब इसके अंदर मैं एक नया असिंक्रोनस टास्क बनाऊंगा, न्यू प्रॉमिस। जो कहानी है सेम की सेम, सबकी सब कुछ सेम है। फंक्शन रिजॉल्व रिजेक्ट, ठीक है, सिंपल, दैट्स इट। और इसके अंदर तुम अपना, अच्छा बाय द वे, क्या तुम मानते हो कि ये चीज़ एक प्रॉमिस है? क्या तुम मानते हो ये प्रॉमिस है? प्रॉमिस वर्क्स लाइक ट्राई कैच। एक्चुअली ट्राई कैच इज डिफरेंट, बट प्रॉमिस वर्क्स ऑन असिंक्रोनस टास्क। तो इसके साथ सीन ये है कि प्रॉमिस के अंदर सिर्फ वो कोड लिखना है जो थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट होता है। थर्ड पार्टी मतलब एजेक्स कॉल मारने वाले हो तुम। अब क्योंकि तुम एजेक्स कॉल उस पर मारोगे तो वो फ्यूचर में जाके कभी रिप्लाई लेकर आएगा। फ्यूचर में कब लाएगा हमें नहीं पता, लेकिन जब भी लाएगा तो हमें उसके हिसाब से प्रॉमिस को ओके कहना होता है या फिर नॉट ओके कहना होता है। इसके एग्जाम्पल्स आएंगे। अगर तुम ये समझ पाओगे ना तो फ्यूचर में कोई भी ट्यूटोरियल, कोई भी कोड जहाँ पे प्रॉमिस का यूज़ हो रहा होगा वो समझ पाओगे। अभी देखो जरा, अभी देखो, अब की बार अपन क्या करेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद बातचीत करेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो फटाफट स्क्रीन देखना। आंसर अगर देन की स्टेट में गया, देन का मतलब क्लियर कट है कि वो रिजॉल्व हो गया, ठीक है। जो भी डेटा आएगा वो हमें यहाँ मिल जाएगा और हम यहाँ पे बोल देंगे कंसोल लॉग डेटा, ठीक है साहब। तो हमारा पहला प्रॉमिस कंप्लीट हो गया। पहला प्रॉमिस कंप्लीट होते ही साथ हम दूसरा प्रॉमिस रिलीज कर रहे हैं, रिटर्न न्यू प्रॉमिस फंक्शन रिजॉल्व रिजेक्ट, ठीक है। और इस प्रॉमिस के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस प्रॉमिस के अंदर भी रिटर्न कर रहे हैं रिजॉल्व। और हमारा दूसरा प्रॉमिस भी कंप्लीट हो गया साहब, दूसरा प्रॉमिस भी कंप्लीट हो गया। और इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं, दूसरा टास्क क्या है, गेट खोलो और गेट लगाओ, गेट खोलो और गेट लगाओ। क्या आप मानते हो कि ये चीज़ एक प्रॉमिस थी? जी हाँ, ये प्रॉमिस थी। क्या ये रिजॉल्व हो गई? हाँ, रिजॉल्व हो गई। क्या आपने रिटर्न कर दिया? जी हाँ, रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न जब किया तो इस देन के अंदर रिटर्न किया, इस देन के अंदर, तो इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा, प्रॉमिस 2 में, P2 में। तो इस पूरी चीज़ का आंसर रिटर्न हुआ है, ठीक है। तो जब रिटर्न होता है तो रिटर्न बेसिकली इस फंक्शन को फिनिश करके जो भी उसके आगे लिखा होता है वो रिटर्न करके P2 में सेव हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये प्रॉमिस P2 में आ जाएगा, परफेक्ट। तो हम फ्यूचर में जाके ये कह सकते हैं P2.then, और हम कह सकते हैं P2.then फंक्शन डेटा, और हम इसका आंसर यहीं पर प्रिंट कर देंगे। सी, तो अब हमारे दोनों असिंक्रोनस टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके तुरंत बाद हम अगला असिंक्रोनस टास्क परफॉर्म करेंगे, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, ठीक है, फंक्शन नाइस रिजॉल्व रिजेक्ट, परफेक्ट। और हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, और हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, अच्छा एक चीज़, रिटर्न कर रहे हैं रिजॉल्व, ठीक है, विद अगेन द थर्ड टास्क विच इज़ खाना पकाओ खाना खाओ। अब सिर्फ कॉपी पेस्ट करो, इनको सिर्फ कॉपी पेस्ट करो, इनको लोड मत लो, कॉपी कर दो, पेस्ट कर दो, टास्क लिख दो, ठीक है, खाना पकाओ खाना खाओ, सिंपल। और क्योंकि हमें पता है रिटर्न हो रहा है तो P2 का आंसर सेव हो जाएगा,
P3 में, और फिर बाद में जाके इट्स लाइक नेस्टेड प्रॉमिस नहीं है ये, प्रॉमिस चेनिंग है, प्रॉमिस चेन्स, ठीक है। P3 डॉट देन इसके लिए एक होता है प्रॉमिस डॉट वाटरफॉल, असिंक वाटरफॉल कहलाता है, वो असिंक अवेट में पढ़ेंगे। और एक होता है प्रॉमिस डॉट ऑल, वो भी वाटरफॉल जैसा ही होता है, वो सारे प्रोमिसेस को एक साथ सारे प्रोमिसेस का एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करता है। वो तब तक नहीं चलता जब तक सारे प्रोमिस रिजॉल्व नहीं हो जाते, बात की बात है। लेकिन अभी के लिए बस इतना समझो कि इस तरीके से है फंक्शन डेटा, एंड यहाँ पे ये जो डेटा तुमने सेंड किया था, रिटर्न किया था, वो यहाँ आ जाएगा और तुम उसे प्रिंट कर सकते हो। सुनने में और देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ऐसा लगता है कि समझ नहीं आ रहा है, बट एक्चुअली सच बताऊं तुम अगर ये डायग्राम याद रखोगे तो समझ आएगा। ये डायग्राम देखो। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें करना ये है ध्यान से समझना इस डायग्राम को। प्रॉमिस वन जो भी है वो आपके पहले टास्क के लिए है। सबसे पहले घर पर जाओ, ठीक है। तो इस प्रॉमिस की देन स्टेट जब आएगी, देन मतलब रिजॉल्व हो गया, मतलब आप घर पे जा चुके हो, उसके अंदर रिटर्न करो प्रॉमिस 2 को, जिसकी देन स्टेट जब आएगी के अंदर रिटर्न करो प्रॉमिस 3 को, जिसकी देन स्टेट जब आएगी के अंदर रिटर्न करो प्रॉमिस 4 को। क्या आपको ये साइकिल समझ आ रही है दोस्तों? तो बस ऐसे ही है, मतलब पहले वाले का जब देन चलेगा उसके अंदर आप रिटर्न कर दो अगला प्रॉमिस, दूसरे वाले का जब देन चलेगा तो आप रिटर्न कर दो अगला प्रॉमिस, एंड विल कीप मूविंग फॉरवर्ड इस तरीके से। तो आई बिलीव तुम्हें प्रोमिसेस समझ आ गया होगा, तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि भाई प्रोमिसेस में देन और कैच क्या है, प्रोमिसेस खुद में क्या है, एंड कैसे वो वर्क करते हैं, राइट। इट्स टाइम वी शुड मूव फॉरवर्ड एंड लुक टुवर्ड्स असिंक एंड अवेट। अब ये एग्जैक्टली क्या कहानी है जरा उसके बारे में समझते हैं। तो ऐसा समझो असिंक अवेट के साथ स्टोरी ये है कि आपने फॉर एग्जाम्पल एक काम लिख दिया। मैं इसका एक डेमो दे सकता हूं, देखो। या फिर पहले मैं इसकी एक छोटी सी थ्योरी लिख दे रहा हूं। कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें आप असिंक कोड लिखेंगे, उस कोड को छोटा करने के लिए, अब क्योंकि असिंक कोड लिख रहे हैं आप, ठीक है, क्योंकि असिंक कोड है तो आप प्रोमिसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब उसका आंसर आएगा आपको देन लगाना पड़ेगा। उस देन को लगाने से बचने के लिए आप असिंक अवेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो जरा मैं समझा देता हूं। देखो, अपन ने फंक्शन ले लिया ABCD, अभी तक नॉर्मल फंक्शन है, अपन ने कोई भी एसिंक्रोनस कोड नहीं लिखा, लेकिन द मोमेंट मैंने यहाँ पे फेच लिखा, ये अब एक असिंक कॉल है, एक किसी URL पे ये करेगा, राइट। तो मैं मानता हूं कि भाई इसके अंदर ABCD के अंदर फंक्शन के अंदर एक असिंक्रोनस कोड आ गया है, राइट। अगर आप असिंक अवेट का यूज करना चाहते हैं तो नियरेस्ट फंक्शन, इसका नियरेस्ट फंक्शन कौन है? फंक्शन, इसके आगे असिंक लिख दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। आप असिंक अवेट का यूज करना चाहते हो, राइट, तब फिर आपको क्या करना है, आपको डॉट देन लगाने से बचना है, राइट। तब फिर आपको क्या करना है, आप नियरेस्ट फंक्शन के आगे क्या लगा दीजिए? असिंक। अब जो आपने फेच लिखा है उसके आगे लगा दीजिए अवेट, बस। हाँ, तो इससे हमें देन नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं। श्योर है आप? 200% श्योर? ओके, तो क्या आप इसका कोई डेमो दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकता हूं। हम चलेंगे रैंडम यूजर API पे, रैंडम यूजर API, लेट्स गो, एंड वील फाइंड दिस URL राइट हियर। अगर मैं इस URL पे जाऊंगा तो आई विल गेट दिस रिजल्ट्स, राइट। ये रिजल्ट है मान लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं यहां पे फेच करो इस URL को, देखते हैं क्या डेटा आता है, राइट। अब अगर मैं असिंक अवेट नहीं लगाता तो क्या करना पड़ता, पहले वो देखो, है ना, पहले वो देखो, उससे तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। तो फेच करेगा ये, अगर तुम्हें नहीं पता तो फेच ये जब करेगा, फेच मतलब तुमने कहीं पर रिक्वेस्ट भेजी, कहां पे भेजी? इस URL पे, डेटा लेकर आएगा, लेकिन वो रॉ फॉर्मेट में आता है, तो तुम्हें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। मैं समझाता हूं। तो तुम्हें यहाँ पे देन बनाना पड़ेगा, देन के अंदर फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन में रॉ डेटा लेना पड़ेगा, और फिर यहां से तुम्हें रिटर्न करना पड़ेगा raw.json। इससे क्या होता है, इससे ये जो रॉ डेटा आया था
ये उसे रीडेबल फॉर्मेट में ले आएगा, ठीक है, रीडेबल फॉर्मेट में ले आएगा। अब जिसके वजह से आपको एक और देन लगाना पड़ता है, ठीक है, और अब यहां पर आपको मिलता है रियल डेटा, जिसको आप पढ़ सकते हो। मैं दिखा देता हूं आपको। ओए नाइस। तो अगर मैं एबीसीडी फंक्शन चलाऊं इस वक्त, तो यू विल सी थिंग्स हैपनिंग। देखना, ये रिजल्ट आया, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट्स हैं, और यहाँ पे एक बंदी का डेटा लिखा हुआ है, जेंडर मेल वगैरह वगैरह। नेम क्या है इसका भाई? नेम है इसका मिस्टर कार्टर मैकडोनल्ड डोनाल्ड। नाइस, काफ़ी अच्छा नाम है, बढ़िया। तो अब मैं चाहता हूँ कि, अच्छा बाय द वे, अब आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हो असिंक अवेट में, कितना ईजी हो जाएगा देखना। सबसे पहले जो फंक्शन है उसके आगे क्या लगा दो? असिंक। फेच के आगे लगा दो क्या? अवेट। अब सारे देन को आप हटा सकते हो, देखना, पहला देन हटा दो। अच्छा बाय द वे, तुम्हें अगर नहीं पता तो एक अवेट से एक देन हट जाएगा, तो इससे मैंने ये वाला देन हटा दिया, राइट। और आप इसका आंसर यहां ले सकते हो, लेट आंसर। अब आंसर बोलने की जगह आप क्या बोल सकते हो? रॉ, क्योंकि इसका जो डेटा आया था वो रॉ डेटा था, अगर याद हो मैंने बताया था। इसको फुल स्क्रीन करो। हाँ, इसका जो डेटा था वो रॉ डेटा था, राइट। तो हमने उसे सेव कर लिया काय में? रॉ में। अब आप क्या कर सकते हो? आप इसको वापस से हटा सकते हो, ठीक है, और जो चीज आपको करनी है उसको यहां पर लिखो। देखना, मुझे उसे कन्वर्ट करना है, मुझे उसे कन्वर्ट करना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा, बाय द वे मैं यहां पे लिखूंगा रॉ, क्योंकि रॉ जो है वो एक असिंक्रोनस है, जब ये कंप्लीट होगा तब रॉ मिलेगा, राइट। तो फिर मैं तुरंत नहीं लिख सकता इसको, तो मुझे इसके आगे फिर लिखना पड़ेगा क्या? अवेट। सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, देखो, जब भी कोई कोड असिंक है तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि हमें नहीं पता उसका आंसर कब आएगा। सुनना, आपने ये असिंक्रोनस कोड लिखा, ये लिख दिया आपने फेच। अब हमें नहीं पता कि इसका आंसर कब आएगा, तो ये रिक्वेस्ट गई, कब लौटेगी हमें नहीं पता, तो हमने यहां पर बोला अवेट। अवेट मतलब वेट करो इसी लाइन पर जब तक आंसर ना आ जाए। पॉइंट समझे? अब आपका आंसर काय में आ गया? रॉ में। फिर हमने रॉ को किया क्या? जेसन, ठीक है, एंड लेट्स गेट द आंसर। अभी इस वक्त यहां पर क्या है? आंसर में क्या है? एक पेंडिंग आपको मिल रहा है, कुछ पेंडिंग प्रॉमिस मिल रहा है, तो आप यहां पर क्या लगाएंगे? अवेट। इससे क्या होगा? जब इसका आंसर आएगा तभी ये लाइन चलेगी। पॉइंट समझ रहे हो? मेरी बात को सुनो, ये बहुत आसान है यार, तुम लोग कॉम्प्लिकेट मत करो। सुनना, असिंक और सिंक्रोनस कोड जानते हो तुम? सिंक्रोनस और असिंक्रोनस कोड जानते हो? क्योंकि यहां पर फेच है, ये असिंक कोड है, तुमने अवेट लगा दिया तो ये चला जाएगा साइड स्टैक पे। सही चल रहा है? ये गया साइड स्टैक पे, पर ये नहीं गया साइड स्टैक पे। गोलू, ये साइड स्टैक पे नहीं गया, ये बंदा साइड स्टैक पे नहीं गया है, ये बंदा मेन स्टैक पे ही है, क्योंकि ये सिंक्रोनस कोड लिख दिया तुमने। तो पहले ये लाइन चल जाएगी, तो क्या होगा? रॉ में आंसर आया ही नहीं है, उसके पहले रॉ को जेसन में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो आप कहते हो वेट, आप कहते हो अवेट। आप इससे क्या कर रहे हो? आप बोल रहे हो कि भाई इस लाइन के लिए भी वेटिंग है, ये भी साइड स्टैक में लेकर जाओ, पहले ये लाइन चलाओ उसके बाद ये लाइन चलाओ, एंड वी कैन सी जब ये दो लाइन चलेंगी उसके बाद ही ये लाइन चल रही है, राइट। क्यों? क्योंकि आंसर एक अवेट वाला, देखो हमने यहाँ पर ये सिंक्रोनस कोड लिखा है, बिल्कुल सही है, पर इसके अंदर आपने एक आंसर मांगा है जो कि डिपेंडेंट है एक असिंक्रोनस कोड पे, तो ये लाइन तब तक नहीं चलेगी जब तक इसका आंसर नहीं मिल जाता उसे, राइट। तो असिंक अवेट क्या है? असिंक अवेट है जब भी आप डॉट देन का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप वहां से डॉट देन हटा सकते हैं, और डॉट देन वाला पूरा कोड हटा के अवेट लिख दीजिए उस पर्टिकुलर चीज के आगे, और उसका आंसर सेम लाइन में ले सकते हो, तो वो काफी छोटा हो जाता है कोड। अब आते हैं 5 यूज केसेस एकदम रियल वर्ल्ड वाले। तो जब आप नोड में, जब आप डेटाबेस से रिलेटेड काम करते हो, तब आपको काफी ज्यादा असिंक अवेट का कोड का यूज मिलता है। बेसिकली हम लोग जब नोड में डेटाबेस लिखते हैं मोंगोडीबी की हेल्प से, तो हम लोगों को वहां पे काफी सारा असिंक अवेट डॉट देन इसका इस्तेमाल करना होता है। अब आते हैं फेच पे।
जब आप रिएक्ट वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे फेच एंड एक्सियोस काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं टू गिव अ कॉल टू द बैकएंड एंड ब्रिंग सम डेटा। अब बैकएंड पे कॉल दिया है, डेटा आएगा, कब आएगा हमें नहीं पता, तो तब यूज़ होता है फेच। तो उसका डेटा जब आ जाए तो डॉट देन चला देना, और अगर देन यूज़ नहीं करना तो आसिंग का वेट यूज़ कर सकते हो। सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, राइट। इन जगहों पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। और मैं ऐसा बोल सकता हूँ आपको, जब भी आप कोई ऐसी चीज़ करते हो जो कि थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है, थर्ड पार्टी मतलब समझना, थर्ड पार्टी कैसे, फर्स्ट पार्टी आप, सेकंड पार्टी आपका एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी कौन है, आप और आपके एप्लीकेशन के अलावा किसी और से डेटा लाना, दैट इज थर्ड पार्टी। तो जब भी आप एक थर्ड पार्टी से डेटा लाते हो तो वहां पे आपका एप्लीकेशन जो होता है वो वेट करना चाहिए उस डेटा को आने का, और उसके बाद ही अगली लाइन चलनी चाहिए अगर वो डिपेंडेंट है आपके डेटा पे, राइट। ये कहानी है। नाउ वी हैव ट्राई एंड कैच, इट्स टाइम वी शुड डू दैट। तो अब बात करते हैं जरा ट्राई कैच पे, एग्जैक्टली ये क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, मैं जो सीरियसली इंटरेस्टेड था तुम्हें पढ़ाने में। लेट्स गो। देखो, पहले कई सारे लोगों से तुम पूछोगे ट्राई कैच क्या है, वो तुम्हें घुमाने की कोशिश करेंगे क्योंकि दे आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, उन्होंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया उसे, तो वो तुम्हें ऐसी कुछ बोलेंगे। देखो यार, हाँ, क्योंकि उन्होंने वो सुना है सिर्फ, कभी फील नहीं किया है, तो ऐसा कुछ बोलेंगे। हाँ यार, वो क्या होता है कि जैसे कोड में अपना कभी एरर आता है तो अपन ट्राई कैच लगाते हैं, तो उनसे एक क्रॉस क्वेश्चन करो, थोड़ा समझाओ भाई कैसे। जैसे अपन ने कोई कोड लिखा भाई, है ना, कोड लिख दिया अपन ने भाई, तो अब उसमें क्या एरर है, तो अपन क्या करते हैं, ट्राई कैच करते हैं अपन। थोड़ा भाई समझाओ कैसे। अरे बड्डे भाई, क्या है, कुछ नहीं है, मतलब कोड है अपना, मतलब उसमें ट्राई लिख दिया अपन ने, ठीक है, ट्राई में लिख दिया अपन ने वो कोड, फिर एरर आएगा तो क्या, तुम्हें कैसे पता भाई एरर आएगा? नहीं भाई, कई बार आ जाता है एरर। तो पहली चीज़ ये तुम्हें पता चल रही है कि इस बंदे ने ज़्यादा ट्राई कैच यूज़ नहीं किया है। दूसरे टाइप के बंदे ये थोड़ा जानते हैं, तो ये कहेंगे भाई असिंक्रोनस कोड होता है, तो कई बार असिंक्रोनस कोड में एरर आता है। तुम कहोगे कि असिंक्रोनस कोड तुम कैसे चलाओगे, तो बोलते हैं भाई मैं एक्सियोस से चलाऊंगा, लेट्स से। तो तुम कहोगे भाई एक्सियोस में खुद का डॉट देन और खुद का डॉट कैच है, राइट, तो तुम ट्राई कैच क्यों करोगे? then they will be like, फिर वो तुम्हें घुमाने की कोशिश करेंगे राउंड इन सर्कल्स। तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ अबाउट ट्राई एंड कैच। बहुत सारे लोगों को पता है ट्राई कैच क्या है, बट दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। देखो, पहले एक एरर देखो, आई मीन एरर नहीं, पहले कुछ देखो। मैंने हे लिखा, फिर मैंने एक और हे लिखा बट बिना डबल कोट्स, फिर मैंने एक और हे लिखा विथ डबल कोट्स। अब मेरी बात सुनो, ये तुम्हें कोई इस तरीके से नहीं बताएगा, सुनो। दिस थिंग इज इंटरप्रेटेड, जावास्क्रिप्ट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। सबसे पहली बात, जावास्क्रिप्ट क्या है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो होता ये है कि लाइन बाय लाइन कोड चलता है, और कंपाइल लैंग्वेज में क्या होता है, पूरा कोड पहले कंपाइल होता है फिर चलता है, तो एरर होता है तो चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है कंपाइल्ड लैंग्वेज में। पर जावास्क्रिप्ट क्योंकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो लाइन बाय लाइन चलता है। तो ऐसा हो सकता है कि लाइन नंबर 1 चल जाए, लाइन नंबर 2 चल जाए, लाइन नंबर 3 पे एरर है, तो अब वहां से कोड नहीं चल रहा है। ऐसा हो सकता नहीं, ऐसा होता है। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, लाइन नंबर 1 में कोई एरर नहीं है तो ये चल जाएगी, लाइन नंबर 2 पे एरर है। अब तुम सोच रहे हो एरर क्या है? एरर ये है कि हे नाम से वेरिएबल को ढूंढ रहा है और यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है हे नाम से, तो दैट वुड बी एन एरर। तो ये एरर है लाइन नंबर 2 पे। तो लाइन नंबर 2 पे एरर है, तो लाइन नंबर 2 से कोई भी कोड नहीं चलेगा, यहां से कोई भी कोड नहीं चलेगा, राइट। तो सवाल नंबर 1, क्या ये पहला हे आएगा? सवाल नंबर 2, क्या यहां से आगे का कोड चलेगा? तो पहले का जवाब है हाँ, ये वाला हे प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो ये लाइन बाय लाइन चलती है। तो ये कि पहली लाइन पहले चल जाती है, अच्छा, तो हे प्रिंट हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरी लाइन चलती है, ठीक है, पर इसमें एरर है। क्या एरर है? आपने हे मांगा है जो कि एक वेरिएबल है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो हे प्रिंट हो चुका होगा, फिर आएगा एरर। देखो, हे प्रिंट हो चुका है, फिर आया एरर। अब एरर की वजह से क्या हुआ है, हमारा जो आगे का सही कोड है वो भी नहीं चला। प्रॉब्लम समझ आई? तो हम अगर जब हम ये चाहते हैं कि सुनो, हम हो सकता है इस कोड में एरर हो, हमें नहीं पता, बट आगे का कोड चलाना एटलीस्ट, राइट। तो उस केस में क्या यूज होता है? ट्राई कैच। फिर सुनो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड है, तुम कहते हो कि भाई मैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी जावा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि उसमें भी क्योंकि ट्राई कैच होता है, बट मैं इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। हम जावास्क्रिप्ट पढ़ने हैं, राइट। सुनो मेरी बात, इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो ट्राई कैच क्या है? तो बेसिकली तुम कुछ कोड लिखोगे जो तुम कहते हो वेट सुनो भाई, मुझे नहीं पता इसमें एरर आएगा नहीं आएगा, क्या है क्या नहीं है, बट मैं चाहता हूं अगर एरर आ जाए तो एरर बता देना, पर आगे का कोड जरूर चलाना। ये आखिरी का वर्ड बोलना बहुत जरूरी है, पर आगे का कोड जरूर चलाना, राइट। तो हम कहेंगे ट्राई
हम कहेंगे कैच। सुनो, ट्राई के अंदर वो कोड लिखो जो तुम्हें चलाना हो। ये मैंने लिख दिया, ये कोड मुझे चलाना है। और कैच के अंदर एक यहाँ पे पैरामीटर लेना है। ERR लेना जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे चाचा भी लिख सकते हो, ठीक है। बट अगेन ERR क्यों लिखते हैं? क्योंकि ERR इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। कहने का मतलब कंपनीज में यही यूज होता है वर्ड, राइट? ओके, अब क्या होगा? अब सुनो, इंटरप्रेटर लैंग्वेज, राइट? पहले ये चलेगा, चल गया, फिर इसे ट्राई किया जाएगा जो कि एरर आएगा, और फिर कैच में वो एरर आएगा, प्रिंट हो जाएगा, प्रोग्राम रुका नहीं, और फिर आगे का कार्ड भी चलेगा। सी, हे इज नॉट डिफाइंड, दैट्स एन एरर, हे, दैट्स ट्राई एंड कैच फॉर यू, राइट? सो आई बिलीव आई डिड माई बेस्ट। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। इट्स रक्षाबंधन नाउ। आई एम नॉट श्योर मैं बहुत अच्छे से अपने पेरेंट्स को प्रोवाइड कर पा रहा हूँ नहीं, बट आई बिलीव शायद मैं भी कमा लूँगा। देखो यार, कुछ लोग, हाँ मैं कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि भैया आप फ्री में पढ़ाते हो, थैंक यू वेरी मच एंड एवरीथिंग। ब्रो देखो, मैं कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, ठीक है, एंड नो बडी इज़। आप फ्री में कंपनी में काम नहीं करोगे, आप फ्री में कोई वर्क नहीं करोगे, आप फ्री में कोई क्यों ही करेगा? भाई मेरी फैमिली भी चाहती है पैसा। पर ब्रो, जिंदगी को आप सिर्फ पैसे पे नहीं तौलते। आप मुझे सिर्फ इस पे तो नहीं तौल दोगे कि भाई ये पैसे कमाता है या नहीं कमाता है या क्या। पैसे कैसे समझाऊं मैं? पैसे तो बहुत ज़रूरी हैं ब्रो, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, एंड एवरीबडी एल्स। मैं कभी किसी क्रिएटर को ये नहीं कहता कि आप फ्री में काम करो, क्योंकि आई अंडरस्टैंड। मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि देयर इज लॉट ऑफ लैक ऑफ कंटेंट ओवर हियर, एंड मैं रिकॉग्निशन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ लोग मुझे भी पहचाने, मेरे सामर्थ्य को भी जाने। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या आता है, मैं कितनी ज़िंदगियाँ बदल सकता हूँ, कितने लोगों की लाइफ को छू सकता हूँ, तो मैं वो करना चाहता हूँ। बट क्या इसका मतलब ये है कि मैं ज़िंदगी भर फ्री में पढ़ाना चाहता हूँ? बिल्कुल नहीं दोस्त। मैं अपने वेबसाइट पे पेड कोर्सेज भी लाऊंगा, हम पेड कोर्सेज भी चलाएंगे, हम लोगों को एक्सपीरियंस देंगे। किसी स्टूडेंट के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, यूट्यूब पे कमेंट करेगा, बहुत हद तक मैं नहीं रिप्लाई कर पाता, बट मैं स्टूडेंट से जुड़ना चाहता हूँ। मैं पेड कोर्सेज भी पढ़ाना चाहता हूँ भी, और इस यूट्यूब चैनल पे जिस तरीके से वीडियोस आ रहे हैं वो लगातार आते रहेंगे। तो तुम्हारा कंसर्न अगर ये है, क्या ऐसा होगा कि हम यूट्यूब को बंद करके बाद में जाके सिर्फ पेड कोर्सेज बनाएंगे? आज हर्ष शर्मा तुमसे कह रहा है जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो नहीं, ठीक है, और जब तक मैं इस ब्रांड में हूं तब तक भी नहीं। नंबर 2, हाँ हम पेड कोर्सेज भी पढ़ाते रहे हैं, हम पहले से ही पढ़ा रहे हैं, मतलब कितना 5-6 साल से पढ़ा रहे हैं पेड कोर्सेज, और आगे भी पढ़ाते रहेंगे पेड कोर्सेज, उसमें कोई डाउट नहीं है दोस्त। दैट इज द नेसेसिटी। इवन मेरी फैमिली को भी पैसे चाहिए साहब, कैसे चलेगा घर नहीं तो, राइट? 22 लोग बाहर बैठे, इनको सैलरी कैसे देंगे? वी नीड मनी, एवरीबडी डज, बट स्टिल नॉट एवरीथिंग इज मनी। आपसे जो मेरा रिलेशनशिप सेटअप हुआ है, नॉट एवरीथिंग इज मनी। आई रीड योर कमेंट्स एंड दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ एनर्जी, इस बुरे मूड में भी पढ़ाने की एनर्जी। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप मुझे अभी तक सुन रहे थे, आई बिलीव मैं आप तक वैल्यू प्रोवाइड कर पाया हूँ, और अगर कर पाया हूँ, डू लेट मी नो। आई एम हर्ष शर्मा, आई एम हर्ष वंदना शर्मा, दिस इज माई इंस्टाग्राम, यू कैन कनेक्ट विथ मी, आई एम सॉरी, ठीक है। दिस इज शेरियंस कोडिंग स्कूल्स इंस्टाग्राम, आप हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हो। प्लीज़ हेल्प अस इन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जर्नी। हम इसे अप्रैल तक प्लान कर रहे हैं कि अप्रैल तक हम छुएं, लगता तो नहीं कि कर पाएंगे, आप लोग शेयर करोगे तो ज़रूर कर लेंगे।